5 क्वेश्चन विथ आंसर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो हम क्या क्या कवर कर लिए थे। फार्मास्यूटिक्स पूरी तरह से कवर कर लिए थे। ये आपका दूसरा लेक्चर है, ठीक है, यानी दूसरा पोर्शन है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री का। इसके बाद 3 और बचेगा और आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले ग्रुप में सेंड कर दिया जाए। ठीक है, के सामने ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन भाई। ठीक है, अब देखा जाए तो ये किसी न किसी तरह से भाई खींच उच के हमें, देखिए अब कहेंगे सर टाइमिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्यों, अब देखा जाए सारा चीज़ हमें मैनेज करना भाई। अब दिन भर में देखा जाए तो 2 घंटा सुबह चला था, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा, 6 घंटा हो गया। ये कंटिन्यू 8वां लेक्चर है, मतलब 8वां घंटा, ये भी मतलब 2 घंटा लगेगा ही। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आशा करते हैं आप भी अच्छे तरीके से मेहनत करते होंगे। देखिए आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल आप 2 साल का पेपर देख लीजिए बढ़िया तरीके से, 2023 और 2024 का पेपर सॉल्यूशन। उसके बाद आप हमारे द्वारा बनाया गया सुपर 25 क्वेश्चन। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो 3 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है। सुपर 25 क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और तुम्हारे पास क्या होगा, 14 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और कम से कम 50 से लेके 60 जो तुम्हारे पास क्या रहेंगे, यम 1 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, एकदम 1 मार्क मतलब उसमें एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण। अब इसको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है, अब सुपर 25 का यदि क्वेश्चन का, सुपर 25 क्वेश्चन का यदि आप पीडीएफ चाहिए तो इसकी प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है। कितना, 30 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ आप लेके क्या कर सकते हैं, कभी भी इसे पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा पेपर। इसमें देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और आपके जो अति महत्वपूर्ण कम से कम 50-60 एक नंबर वाले होंगे उसको कराया जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन टोटल हमारे पास 10 हैं। टोटल कितने बाबू, 10 हैं। ठीक, और शॉर्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो तुम्हारे पास कितने हैं, टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 17, 14, 11 नंबर से ये सब तुम्हारे पास यहाँ तक जितने भी हैं। और लास्ट में आपको 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। कितना, 60 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू 2022 में जो पूछे गए हैं, 2023 में जो पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए, उन्हीं को कराया जाएगा। फालतू वाला काम नहीं होता भाई। यस सर, फर्स्ट ईयर का है। चलिए अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिएगा भाई। ठीक है, अब लिखा डिफाइन लिमिट टेस्ट क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से डिफाइन करिए आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या लिखें आप, डी फार्मा फर्स्ट ईयर को बता, ठीक है, क्वेश्चन बता रहे हो क्या, हाँ डी फार्मा का क्वेश्चन बता रहे भाई। ठीक है, यहाँ पर और कुछ क्लासेस नहीं चलाई जाती भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, पहला आपके सामने आते हैं लिमिट टेस्ट के बारे में दिया गया है। अब गुरुदेव लिमिट टेस्ट क्या होता है, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान से सुनिए आप। ठीक है, अब लेक्चर आप प्यार से सुनिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि आप लेक्चर ही अच्छे तरीके से सुन लेंगे ना, तभी आपका बहुत ठीक है काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले का लिमिट टेस्ट क्या होता है, डिफाइन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अब एक लिमिट टेस्ट आपका पोर्शन में रखा गया है। ठीक है, अब ये देखा जाए तो कौन रखा गया है और लिमिट टेस्ट देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफाइन करना हमें लिमिट टेस्ट गुरुदेव होता क्या। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है, जैसे लिमिट टेस्ट क्या होता है, माने तो हम आपको कोई सैंपल दे दे, भैया ये सैंपल लीजिए, इसमें बताइए एक्चुअल में रियलिटी में क्या और कितना चीज़ है। तो वही जब टेस्ट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य किसी पदार्थ में होने वाली छोटी से छोटी मात्रा में अशुद्धियाँ की पहचान करना, मतलब उसमें कितना इम्प्योरिटी मिलाई गई है। अब पहचान करिए, फिर उनको नियंत्रित करना ही क्या कहलाता बाबू, लिमिट टेस्ट कहलाता। कुछ समझे कि नहीं, लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है किसी पदार्थ में होने वाली छोटी सी मात्रा अशुद्धियों की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना। अशुद्धियाँ मतलब क्या होगा, कोई अनवांटेड चीज़ होती है जो हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकती है, उसको नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, लिमिट टेस्ट कहलाता है। ठीक, लिमिट टेस्ट का यह पता चला, यानी क्या लिमिट टेस्ट यह पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित अशुद्धियों को निपटाने, बेहतर परिमाण प्राप्त करने के लिए विशेष होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आप सैंपल लिए, जैसे मार्केट से आपने क्या लिया, दाल लिया, फॉर एग्जांपल दाल लिए, जब दाल में देखेंगे बहुत सारी मिलावट होती है, यस सर बहुत सारी मिलावट होती है, वो जो मिलावटें उसमें की जा रही हैं उससे निपटाने के लिए और बेहतर से बेहतर परिमाण पाने के लिए हम लिमिट टेस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या कर देती हैं,
बार बार उसमें यानी जो कंकड़ होता है हटाती है ना, तो वो क्यों, क्योंकि बेहतर से बेहतर आपकी क्या कर सकते हैं, परिमाण रिजल्ट मिल सके, उसी को क्या बोला जाता है, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। लिमिट टेस्ट की को हम तुलना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तथा टेस्ट सॉल्यूशन से करते हैं। मतलब दो सॉल्यूशन होता है, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक टेस्ट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन से हम कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या है, जैसे ठीक है, कहाँ चला गया जी, इधर पर जाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या, एक हमने सोल्यूशन ले लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन, एक हमने टेस्ट सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब जो बुक में या आपके टीचर वगैरह दिए रहेंगे, इसमें कोई त्रुटियां ज़्यादा नहीं रहेंगी। टेस्ट सोल्यूशन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो टेस्ट सोल्यूशन करेंगे, फिर आप ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे, अच्छा इससे सही है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक अच्छा क्वालिटी का लड़का रहता है, एक खराब क्वालिटी का लड़का, तो अच्छे क्वालिटी का लड़के के साथ कंपेयर किया जाता है कि भैया देखो वो कितना सही है। उसी तरह से यहाँ पर टेस्ट सोल्यूशन करोगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से हमेशा तुलना किया जाएगा, वही तुलना किया जाएगा। ठीक, ये इंट्रोडक्शन हो गया। महत्व काहे गुरुदेव हम करते हैं लिमिट टेस्ट, क्यों करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटियाँ की पता करने के लिए। लिमिट टेस्ट हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उपस्थित इम्प्योरिटी का पता लगाने के लिए करते हैं। क्या कर देते हैं, कोई लिमिट टेस्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उपस्थिति हो गया, उसमें कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको पता करने के लिए हम क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट का उपयोग करते हैं। हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कहने का मतलब कोई प्रोडक्ट हमने लिया उसमें इम्प्योरिटी कितनी मात्रा प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, ओवरऑल देखा जाए तो लिमिट टेस्ट किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन की प्योरिटी तथा क्लियरिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कोई लिमिट टेस्ट है तो उसमें लिमिट टेस्ट में कितना प्योरिटी और कितना क्लियरिटी, इस सबको पता लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जो आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाओ भाई, इंग्लिश में सुबह बैच चलेगा भाई। ऑलरेडी जब डिस्क्रिप्शन में लिखा है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, तो जब देखिए कोई चिंता न करिए भाई, ठीक है, आ गए हैं तो पूछ लिए, सुबह उसका बैच चलेगा, सुबह आप देख लीजिएगा भाई। ठीक, ये इंग्लिश बैच है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे सिलेबस में देखा जाए तो कितने तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। और आर्सेनिक हमसे पूछा गया तो इसको अच्छे तरीके से हम डिफाइन करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो लिमिट टेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं, विशिष्टता का टेस्ट, मतलब कुछ होता है ना कि स्पेशल टेस्ट होता है, वो हमारे पास न रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कंट्रोल दिखा, कंट्रोल ऑफ व्यक्तिगत, क्योंकि हर एक व्यक्ति देखा जाए तो अलग अलग अपनी, ठीक है, लिमिट टेस्ट करता है, किसी में थोड़ा सा एरर आ सकता है, किसी का अच्छा आ सकता है, किसी का खराब आ सकता है, तो ये लिमिट टेस्ट हो जाएगा आपके बारे में। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में हमें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आपके सामने डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक रहा, आपके सामने क्या लिख रखा है, लिमिट टेस्ट गुरुदेव क्या होता है, लिखा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में आर्सेनिक एसिड का रिडक्शन कराने पर आर्सेनियस एसिड प्राप्त होता है। 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले करते क्या, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, आर्सेनिक एसिड लिया, ठीक, इसका रिडक्शन कराया। रिडक्शन मतलब इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो देखो यहाँ पर रिडक्शन कराने पर आर्सेनस गैस प्राप्त होती, ठीक, पुनः रिडक्शन कराने पर, मतलब ये तुम्हारे पास ये इसको जब आर्सेनस को तुम्हारे पास पुनः रिडक्शन कराओगे तो आर्सीन गैस निकलेगी। ठीक, अंततः आर्सीन गैस का मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराओगे, जब येलो कलर का निकलेगा तो समझ लेना हमारे पास आर्सीन प्रेजेंट है, नहीं तो रॉन्ग मेथड से आप कर रहे हैं। अब ये जो हम बोले सबसे पहले देखो, आर्सीन लेना, इसका रिडक्शन करा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का तुम्हारे पास निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए O4 था तो O3 हो गया, तो इसे आर्सेनस एसिड बोलते हैं। आर्सेनस एसिड का फिर हमने क्या कर दिया है, रिडक्शन करा। देखिए रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, आर्सीन गैस बनाएगा। अब इस आर्सीन गैस को मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो हमारे पास, ठीक है, निकलता है येलो तरह का स्पॉट निकलता है, येलो कलर का कलर निकलता, तो समझिए ना हमारे पास आर्सीन प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। ठीक, ये हो गया आपके बारे में। अब एक प्यारा सा डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम का नाम क्या होता है, गर्जस्ट ऑपरेटर होता। क्या होता है, गर्जस्ट ऑपरेटर होता है। सबसे पहले करते क्या है, 2 रबर की कॉक लिखने, कॉर्क लेते हैं, ऐसे कॉर्क लेते हैं, ठीक है, ऐसे रबर की 2 कॉर्क लेके ऊपर एक नीचे लगा देते हैं। इसमें मरकरी क्लोराइड की पतली सी रॉड स्टिप लगा देते हैं, रॉड लगा देते हैं, स्टिप लगा देते हैं। ठीक, और उसके बाद ये तुम्हारे पास क्लिप लगा देते हैं, इसी क्लिप को खींचते हैं। क्लिप मतलब ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, जैसे ये रॉड है ना, तो इसको पकड़ के रखा हुआ कि इधर उधर न जाए। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए ये सब सारा सिस्टम मैंने मैनेज कर दिया है। भाई थोड़ा सा साफ दिख ले,
ठीक है। तो ये अब इसमें क्या कर देते हैं, इसी में जो भी सोल्यूशन हमें भरना रहता है इसी में हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने भर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने बॉटल वगैरह हो गया है। ये गर्जस है, क्लिप इसे खींचते हैं, या कॉटन प्लग हो गया जो क्या कर देता है, धुआं जो है उसको रोकने का काम करता है। ये ग्लास ट्यूब इसके अंदर डाला गया, बॉटल के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, अब हम टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यहाँ से मैनेज करेंगे। देखिए क्या लिख रखा है, सबसे पहले दो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार करना है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक टेस्ट सोल्यूशन, दो सोल्यूशन तैयार करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गर्जस ऑपरेटर में आर्सीन को डाइल्यूट HCl के साथ घोलेंगे। मतलब जो ऑपरेटर दिया गया सबसे पहले आर्सीन डालना, उसके बाद उसमें क्या डाल देना, HCl डाल देना। ठीक, HCl डाल देना। ये डालने के बाद अब मेन स्टेप क्या होता है, उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 ग्राम आयोडाइड डालेंगे। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड। फिर उसमें 5 ml क्लोराइड डालेंगे। कितना ml, 5 ml क्लोराइड डालेंगे। फिर उसमें क्या डालेंगे बाबू, दानेदार जिंक। कितना ग्राम डालेंगे, 10 ग्राम डालेंगे। फिर उसे 40 मिनट के लिए कहीं साइड में रख देंगे। दोबारा बोलते हैं, सबसे पहले गर्जस ऑपरेटर लेना, उसमें आर्सिन और डाइल्यूट HCl मिला के डाल देना। उसमें 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालना, 5 ml क्लोराइड डालना और 10 ग्राम तुम्हारे पास क्या डालना, जिंक डालना। ठीक, उसके बाद 40 ml के लिए उसे क्या कर देना, डाइल्यूट मीन क्या होता है, देखिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा हो, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम अथवा ना के बराबर हो। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। अब यही सेम टू सेम आपको यहीं छापते चले जाना, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले मान लेते हैं आपकी जो मैम देंगी सैंपल, उसको लेना है। उसको आपको एक्चुअल में उसके बारे में A to Z कुछ भी नहीं पता है। सैंपल को लेकर गर्जस ऑपरेटर में HCl ले लेंगे। ठीक, उस सैंपल को ले लेंगे, इसी में आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में क्या है, तब कंपेयर करेंगे इससे। यदि आएगा सही तो सही, तो गलत हो जाए। ये किताबी भाषा होती है, आपकी मैम या कोई एक्सपर्ट करके रखे रहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसमें क्या कर दिया, 1 ग्राम इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालें, इसमें भी हमने डाल दिया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, 5 ml क्लोराइड लिए, 5 ml इसमें भी क्लोराइड लिए। दानेदार जिंक डालें 10 ग्राम यहाँ पर डालें। फिर 40 मिनट के लिए रखेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, साइड में रख के कंपेयर करेंगे, देखेंगे। जब यदि सोल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड की सोल्यूशन से कम हो, तो यानी येलो कलर दिखेगा तो टेस्ट पास हो जाएगा। उससे यदि तुम्हारे पास खत्म होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट क्या होता है, अभी बता तो दिए भाई। ठीक है, उदय प्रताप सिंह। अब बताओ, मान लेते हैं, ठीक है, आप लास्ट में आए तो कितनी बार बताया, थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे करके आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से आर्सेनिक टेस्ट। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, एसिड बेस टाइट्रेशन इन डिटेल, डिफाइन टाइट्रेशन। मतलब सबसे पहले डिफाइन टाइट्रेशन को डिफाइन करना, टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या। फिर एसिड बेस टाइट्रेशन को आप अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका चिंता मत करिएगा। सबसे पहले टाइट्रेशन गुरुदेव होता क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। वेट फॉर 1 मिनट ब्रदर्स। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं। भाई इतना मिनट हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले टाइट्रेशन क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा हम अच्छे तरीके से। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है, उसके बाद डिफाइन दैट। ठीक है, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइट्रेशन गुरुदेव होता क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बात एक है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, नहीं कि गुरुदेव तू का पढ़ावा थोड़ा पूछ लो कुछ और, बताओ थोड़ा कुछ और, नहीं। टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बात एक ही है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक रासायनिक विश्लेषण विधि है जिसमें किसी भी पदार्थ का, ठीक है, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापकर उसकी सांद्रता का निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब क्या कह रखा, देखिए बायोमेट्रिक एक तरह का रासायनिक विश्लेषण विधि होती है। मतलब विश्लेषण मतलब एनालिसिस करते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में इसमें हो का रहा है। ठीक है, जिसमें किसी भी पदार्थ की मात्रा को माप कर, मतलब सबसे पहले माप लेते हैं, फिर उसका सांद्रण की निर्धारण करते हैं। मतलब उसमें एक्चुअल में देखा जाए तो एसिड कितनी मात्रा में है, पानी कितनी मात्रा में, यदि बेस है तो बेस कितनी मात्रा में है और एसिड कितनी मात्रा में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को आमतौर पर टाइट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, टाइट्रेशन प्रक्रिया से माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक ज्ञात सांद्रता वाले घोल को अज्ञात सांद्रता वाले घोल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। मतलब एक आपको हमको पता होता है, एक हमको नहीं पता एक्चुअल में ये क्या है, जब तक कराया जब तक जब पूरी यानी अभिक्रिया पूर्ण न हो जाए। देखेंगे अभी
करते क्या, तब तक करा जैसे भी होता क्या। अब देखेंगे ऐसे सोल्यूशन, ये भाई पेन हो नहीं चल रहा है यार, बेइज्जती करा रहा है, ये हो रहा है। देखिए एक स्टैंडर्ड होता तो यहाँ पर क्या कर देते, ऐसे टांगे रहते, अब थोड़ा सा देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉपर होता है, तो देखेंगे यहाँ पर होता है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा ओपन करते हैं, थोड़ा ओपन करते हैं, ठीक है, तो जो गिरता रहता तो हम उसी को कलर जिस पे चेंज करता है उसी को नोट कर लेते हैं। तो वही लिख रखा, प्रतिक्रिया कराई जाए तब तक कराई जाती है जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। अभिक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो कलर चेंज हो जाता है, तो उसी को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहीं नोट कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में उपयोग किए गए वॉल्यूम को माप कर विश्लेषण किया जाना चाहिए, माप कर किया जाना चाहिए कितना ml होना चाहिए। और ऑलरेडी जो ये रखा गया है ऊपर ना, ठीक, इस पे ऑलरेडी नपा होता है। जैसे मान लेते इस पे या करूँ के तो जैसे 5 ml 6 ml 10 ml 20 ml, तो उस पर हम नोट कर लेते हैं। इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मध्य क्या होता है, फंडामेंटल सिद्धांत की सिद्धांत पे काम करता है। जिस बिलियन का विश्लेषण किया जाता है उसे अननोन बिलियन कहते हैं, मतलब उसको हमें एक्चुअली पता नहीं एक्चुअली में वो क्या है, उसी से वो बोला जाता है अननोन वैल्यूम बोला जाता है। एक इंडिकेटर के परजेंस में ज्ञात, ठीक, अज्ञात का पता लगाते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, उससे पता करता है भैया एसिड है कि बेस है, ठीक, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। जैसे हमारे पास अभी इंडिकेटर देखा जाए तो फेनाफ्थलीन है, और तुम्हारे पास लिटमस पेपर है, तो अलग अलग वो हो सकता है, ठीक है, अलग अलग तुम्हारे पास क्या होते हैं इंडिकेटर होते हैं। जैसे आपकी गाड़ियाँ जा रही तो इंडिकेटर बताता है हमें इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना। उसी तरह से कौन सा ज्ञात वैल्यूम प्रेजेंट है, एसिडिक है कि बेस है कि कौन चीज़ है, तो उसके लिए इंडिकेटर चाहिए। टाइट्रेशन मेजर करता है और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कंप्लीट और सॉल्यूशन और रिएजेंट के बीच में करता है। मतलब टाइट्रेशन जब मेजर करने के लिए एक वॉल्यूम को हम कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशन और रिएजेंट के बीच में कि कितना एक्चुअल में होना चाहिए। रिएजेंट और सॉल्यूशन की मात्रा अनुमापन, ठीक, अनुमाप में, ठीक, उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मक के आयतन और सांद्रता से निर्भर होता है। क्या कर देता है, इन्हीं से निर्भर करते हैं। अब इनकी प्रोसीजर कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्रोसीजर बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या कर देते हैं, टाइट्रेशन एक बीकर तथा फ्लास्क से शुरू करना चाहिए। मतलब हमने बीकर ले लिया, फ्लास्क ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, जिससे सटीक मात्रा में क्या, टाइट्रेशन का सटीक मात्रा पता चले। क्यों, क्योंकि उस पर लिखा रहता है कि इतना 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 ml है, ठीक, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बीकर अथवा फ्लास्क लेना चाहिए। सॉल्यूशन का एनालिसिस करना जरूरी होता है। एनालिसिस करेंगे भैया कि ये सही बा कि नहीं, कोनो त्रुटि बा कि नहीं, ये सब चीज़ मेजर करना जरूरी होता है। सटीक टाइट्रेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, टाइट्रेशन की सामग्री का चयन बहुत जरूरी है कि नहीं सब कुछ ला के इकट्ठा पहले कर लेना चाहिए। नहीं अरे वो घटी का जो लेके आओ, तो ऐसे आप दौड़ते रह जाएंगे तो ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, सब कुछ ला के इकट्ठा हो जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए, सब कुछ ला के इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। टाइट्रेशन की थोड़ी मात्रा में इंडिकेटर जोड़ना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है कि कौन सा बेस है। उसके बाद वेट भी जरूरी होता है, ठीक है, वेट भी जरूरी होता है, बस इंड पॉइंट देख लेंगे अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। अब हमारे सिलेबस में कितना टाइट्रेशन है, ठीक है, टाइट्रेशन इन आवर सिलेबस, ठीक, हमारे सिलेबस में कितने टाइट्रेशन है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेडॉक्स टाइट्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन, ग्रामेट्रिक एनालिसिस, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में रखा गया 2025 के एग्जाम में, ठीक, चाहिए आ सकता है, चाहिए आ सकता है, आपका आना ही आना है। ग्रामेट्री भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमसे कहा डिफाइन करने के लिए, तो इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का उपयोग अम्ल व क्षार के अज्ञात सांद्रता मात्रक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कोई सोल्यूशन है तो उसमें कितना एसिड है कितना बेस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का प्रयोग करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का सिद्धांत अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया पर आधारित होता है। याद रखना, कभी भी कोई एसिड कभी अम्ल से अभिक्रिया करता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस में वाटर का निर्माण करते हैं। किसका, साल्ट प्लस में वाटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन का अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है तो उसमें अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। किसका, फिनोल्फथलीन, एक तरह का इंडिकेटर होता है। तो एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे भैया, साल्ट बनाएंगे प्लस में वाटर। अब बताइए, साल्ट भी उदासीन होता, वाटर भी उदासीन होता है, इसलिए से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखा जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड देखा जाए तो HCl है, H2SO4 HNO3 है।
अब कोई वीक एसिड देखा जाए तो सिरका हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो आप खा रहे हैं कोई टेंशन नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस में देखा जाए तो ये दो एग्जाम्पल दिया गया। तो अब एसिड बेस को तुम्हारे पास टाइट्रेशन को मेंटेन करने के टोटल वैज्ञानिकों ने 3 थ्योरी दी थी। कौन कौन? सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा ब्रोंस्टेड-लवरी थ्योरी और लेवियस थ्योरी। 3 थ्योरी आपके सामने दी गई। कौन कौन? आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लवरी थ्योरी और लेवियस थ्योरी दी गई है। ठीक है, जो आपके सामने दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इस थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी, याद रखना भाई 3 नंबर में कह देगा आर्हेनियस थ्योरी बारे में बताइए, तो इसी को काट के वहाँ चिपका देना भैया। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस सोल्यूशन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। ये 10th में आप पढ़े होंगे। कोई भी एसिड जब किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है। बेस क्या बोलते हैं? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस सोल्यूशन में घोलने पर OH आयन देता। क्या देता बाबू? OH आयन देता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास एसिड देखे, एसिड को यदि पानी में घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन प्लस में क्लोराइड आयन देता है। यदि बेस को घोला जाए तो OH आयन देखा था, H आयन देगा तो एसिडिक और OH आयन देगा तो तुम्हारे पास बेसिक होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने। इसकी लिमिटेशन क्या होती है? तभी तो दूसरे वैज्ञानिक आएंगे। ये एसिड बेस नॉन एक्वस के लिए फेल हो जाता है क्योंकि एक्वस चाहिए घोलने के लिए। एसिड बेस टाइट्रेशन सॉल्वेंट की उपस्थिति में नहीं किया जा सकता। तब कौन आ गए हमारे पास? कहें तू हटा, हम बताड़ी ब्रोंस्टेड-लवरी थ्योरी आ गए। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एसिड किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करता उसे एसिड कहते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता उसे बेस कहते हैं। बस इनका अकॉर्डिंग यही काम था। फिर इनकी भी लिमिटेशन कुछ थी। ये केवल प्रोटॉन होने पर भी चलता है। ठीक है, होता है या नहीं इस पे निर्भर करता है। ये थ्योरी कुछ एसिड और बेस यानी एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और ट्रांसफर नहीं हो पाते। जब वहाँ पर मान लेते कोई एसिड और बेस है, प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात भन्न से वो थ्योरी फेल हो जाएगी। फिर ये भी थ्योरी का तू हटावा, चल हटावा। फिर कौन आया हमारे पास? लेविस थ्योरी। अब लेविस का कहना है, लेविस कहना है कि तुम्हारे पास एसिड पे पास कर इलेक्ट्रॉन जोड़े में एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में एक्सेप्ट करते हैं, बेस हमेशा डोनेट करते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं, ये यानी डोनेट करते हैं। इसे नाम दिया था, इनको नाम दे दिया गया था। एसिड को लेविस एसिड बोला जाता है, बेस को लेविस बेस बोल दिया जाता है इनके अकॉर्डिंग। यानी जो तुम्हारे पास बेस होते हैं एनायन होते हैं और एसिड क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। ठीक, ये इनके भी लिमिटेशन थी बट ज़्यादा नहीं थी। लेविस बेस तथा लेविस एस यानी एसिड और बेस अरेंज किया था इन्होंने रिएक्शन के प्रकार पर किया था। रिएक्शन के माने तो कोई रिएक्शन ना हो करे तो क्या करवा, नहीं करा कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, तो एसिड बेस इंडिकेटर आ जाते, तो इसके लिए कई इंडिकेटर प्रयोग किया जाता। कैसे तुम जानोगे? इंडिकेटर लिमिट टेस्ट यानी देखो लिटमस पेपर यदि का ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता समझ लो एसिड है, यदि रेड से ब्लू कर देता तो बेस है। फिनाप्थलीन देखा जाए तो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता और बेस के साथ क्या होता है? पिंक कलर हो जाता है। मेथाइल ऑरेंज देखा जाए तो एसिड क्या होता है? मेथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ येलो कलर हो जाता है। ठीक है, यूज कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, बारबुटेरेट की उपस्थिति की जांच करने के लिए, निकोटीनिक एसिड की जांच करने के लिए, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन की उपस्थिति, एस्पिरिन, इस सब के जांच करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है? देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है तो इसको हम अच्छे तरीके से हम डिफाइन करते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन, तो सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती क्या है यहाँ से बता देंगे। क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, जितना पूछेगा उतना बताएंगे हम भाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप जितना आप पीट सकें। देखिए साफ साफ लिखा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स किसे कहते हैं? अब ऐसी दवाइयाँ देखो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसा एजेंट यानी ऐसा दवा होती है जिसका उपयोग सूजन कामा दर्द कामा बुखार आदि में किया जाता है, इसीलिए इसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या है? जैसे ठीक, अब क्या होता है? सूजन को ये कम करता, मतलब ऐसी दवा जो सूजन को कम करता है। ठीक, उसको दर्द को कम करता है। सूजन मतलब कहीं किसी कारणवश चोट लग गई तो डाइक्लोफेनेक वगैरह देंगे, एस्पिरिन वगैरह सूजन कम कर देगा। दर्द में डाइक्लोफेनेक प्रयोग कर लेंगे, साइक्लोफेनेक प्रयोग कर लेंगे। फीवर में पैरासीटामॉल प्रयोग कर लेंगे। तो ये सब जितनी भी दवाइयाँ होती सब यानी AID के ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं।
ठीक, ये सर दर्द के लिए एस्पिरिन ले लेंगे, आइबुप्रोफेन ले लेंगे, गठिया दर्द डाइक्लोफेनेक लेंगे, चोट कहीं हो गया तो मान लेते हैं डाइक्लोफेनेक प्लस में पैरासीटामॉल ले लेंगे। ठीक, और मानसिक धर्म में जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, मेफनामिक एसिड का प्रयोग कर लेंगे। तो ये सब जितनी भी इस कैटेगरी में हम क्या कर देते हैं, इन्हीं कैटेगरी की दवा को उपयोग करते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 3 में इसे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, याद रखना नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में एस्पिरिन आता है, आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनेक आता है, मेफनामिक एसिड आता है, साइक्लोफेनेक आता है। ये प्यारा सा आपका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, कॉक्स 2 यानी लिखा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर में तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, सेलेकॉक्स भी आता है और मेला जीकैम आता है। तो ये तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आता है। एक एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन पे, एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द निवारक होता है, पायरेटिक मतलब जो बुखार को कम करता है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब थोड़ा बहुत सूजन भी रहता है तो उसको भी ट्रीट कर सकता है कौन, पैरासीटामॉल। अब गांव में देखेंगे पैरासीटामॉल, किसी को बुखार हुआ पैरासीटामॉल, शरीर दर्द कर रहा पैरासीटामॉल, तो मतलब भर भर के ला पैरासीटामॉल, क्योंकि इसके पास सब यानी प्रॉपर्टी थी। क्या होती है, एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी होती है, एंटीपायरेटिक की यानी प्रॉपर्टी होती है, पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी होती है अपने आप मैनेज कर लेती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, लिखा एग्जाम्पल आप, ठीक है, एग्जाम्पल आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी हमारा सिलेबस, मतलब हमें कितना कितना है, एस्पिरिन एग्जाम्पल, डाइक्लोफेनेक आइबुप्रोफेन हो जाएगा, लिखा है प्रोजिकैम हो जाएगा, सेलेकॉक्स भी हो जाएगा, मेफनामिक एसिड हो जाएगा और पैरासीटामॉल हो जाएगा, साइक्लोफेनेक हो जाएगा। तो ये सब दवाइयाँ जितनी भी होती हैं सब 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 टोटल और टोटल क्या कर देती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी इन सब का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर किसका किसका है जी। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 मतलब किसी 5 का हम क्या कर देते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं। हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल बनाए हैं, उस टेबल में सबको बना दिए हैं। यदि मान लेते छूट जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, आपके सामने अलग से बना के दे देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं करते हैं। ठीक, आपके सामने दे रखा है, हमने किसका किसका बनाया है जी, एस्पिरिन का बनाया है और डोपामीन का बनाया हुआ, पैरासीटामॉल का नहीं बनाया क्या। ठीक, अरे यार गड़बड़ा दिए तो। ठीक, चलिए कोई टेंशन नहीं, आपको पीडीएफ में ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए उस ड्रग्स का नाम रख दिया जाएगा, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, 5 छवों का बना के ऐसे हम पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे। देखिए ये एस्पिरिन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। सबसे पहले एक फिनाइल ग्रुप बनाना या बेंजॉइल ग्रुप बनाते हैं, इसके ऊपर COOH, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, C ग्रुप होता है, COOH यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इसको, यानी क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी बोला जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे एसिटॉक्सी है तो 2 एसिटॉक्सी। अब इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक, तो बेंजोइक, और ये था आपके सामने ये बेंजीन है और ये ओइक एसिड है, तो इसीलिए नाम दिया जाता है बेंजोइक एसिड दे दिया जाता है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, सल्फा एसिटामाइड, सल्फा एसिटामाइड में तुम्हारे पास यहाँ दिया गया है सल्फाइड एसिटामाइड, मतलब देखा जाए तो ये तुम्हारे पास एक बेंजीन ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप। इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, एक सल्फा न्यूराल, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, सल्फा न्यूराल एसिटामाइड बोलते हैं इसको पूरा को, और ये एक एमीन ग्रुप लटका हुआ, तो 4 पे अमीनो फिनाइल ये हो जाएगा। उसके बाद सल्फा न्यूल एसिटामाइड हो जाएगा, ये पूरे का नाम दिया गया है, ये हो जाएगा। डोपामीन का यहाँ पर बता देते हैं, डोपामीन का क्या हो जाएगा, आपके सामने दिया गया डोपामीन का। डोपामीन में तुम्हारे पास सबसे पहले एक बेंजीन ग्रुप बना देते हैं, इसको कंप्लीट तो कर लेते भाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ 4 नंबर पे देखा जाए 1 2 पे अमीनो ग्रुप चुका है, तो 4 नंबर पे 1, यहाँ पर 4 नंबर पे हो जाएगा 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप। देखिए अमीनो ग्रुप 1 2 के लिए मेथ और एथाइल हमने चिपका दिया, इसको बेंजीन बोल दिया। 1 नंबर 2 नंबर पे एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ तो डाइऑल हो जाएगा। तो ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम हो गया है। तो स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 हमने सबका बना के दे देंगे, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या पूछा है, कह दिया पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5, मतलब कोई 5 का क्या कर देना, पॉपुलर ब्रांड नेम लिख के दिखा, जैसे फुरसामाइड का, ठीक है, और ये तुम्हारे पास सल्बूटामाल का, डाइजापाम का, और तुम्हारे पास ये सब पीडीएफ में रहेगा भाई। देखो जितना छूट रहा है ना सब पीडीएफ में, ऐसे जैसे ये बनाए हैं ना इस तरह से पूरी अच्छे तरीके से मैनेज करके हम पीडीएफ में मेंशन कर देंगे। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एनी 5 किसी 5 का भी, ये सर कैसे कहाँ से बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं भाई रियलिटी में। देखिए ये आपके सामने, ठीक है, पेपर हम आपको दिखा देते हैं तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा, गुरुदेव तनी सही बोलता रहा। ठीक है, कहाँ गया पेपर,
ठीक है, ये आपके सामने 2022 का पेपर है। देखिए स्टोरेज कंडीशन आप एनी 3 किसी का स्टोरेज कंडीशन बताना पड़ेगा, या उसके बाद तुम्हारे पास क्या बताना पड़ेगा, इसको हटाते हैं इधर पे आते हैं। देखिए आप यहाँ से देखिए कोई 5 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 5 नंबर 5 का बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये सब 2022 में पूछा गया। स्टोरेज कंडीशन ये पूछा, पॉपुलर ब्रांड नेम ये पूछा हुआ है। देखिए पॉपुलर ब्रांड नेम इतने का पूछा हुआ, बट हमने क्या के लिए केवल 5 ही का बताया हुआ। कितना 6 दिया है, कोई 5 का हम बता देंगे। और 2024 में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2023 में भी पूछा गया था। पॉपुलर ब्रांड नेम आप फुरसामाइड, सल्बूटामाल, डाइजापाम, या तुम्हारे पास रेमडेसिविर, और तुम्हारे पास लिख रहा ओफ्लॉक्सासिन का या डाइक्लोफेनेक का। तो इसका हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से अच्छे तरीके से हम बता देते हैं आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है अच्छे तरीके से। देखिए पहले हम बता देते हैं फुरसामाइड का। देखिए फुरसामाइड का तुम्हारे पास बाइयो तुम्हारे पास ब्रांड नेम क्या होता है, लेसिक्स होता है, और क्या होता है, फेरेसिक्स होता है, और फुरवेल होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब ब्रांड होती है। अब यार बता देते हैं आज से अनुरोध, आप नेट पे भी सर्च करते हैं, जो आपको लगे वो भी लिख सकते हैं। आपको जो मेडिकल स्टोर में मिल रहा है वो भी लिख सकते हैं, जो आपको बुक में दिया वो भी कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय देखा जाए तो एक दवाइयों को कई कंपनी बना रही है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। पैरासीटामॉल को कॉलपॉल बना रहा, डुलो बना रहा, पेल्सिन बना रहा, एंडीमोल भी बना रहा है। तो ये ब्रांड कंपनियां हैं। ठीक है, ब्रांडेड नेम है। सल्बूटामॉल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसेक्लो एयर हो जाएगा, और स्थालीन हो जाएगा, और बेरेथॉल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। ठीक, और लिखा कोट्रामाजोल। कोट्रामाजोल में तुम्हारे पास कौन कौन आ जाते हैं, केनिस्टीन आ जाता है, क्लोप्सी आ जाता है, कैंडिड आ जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास होते हैं जो एंटी फंगल नेचर के होते हैं। डाइजापाम में वैलियम आता है, डाइज 5 के नाम से आ जाता है, वेपाजिड के नाम से आ जाता है, वेपाडिक के नाम से आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा क्लोरोफेनिकॉल। क्लोरोफेनिकॉल जो आंख में डालने वाली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराजीन 500 बोलते हैं, ये भी ब्रांड नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ठीक है, क्लोरवाइस के नाम से आ जाता है, क्लोरवेल के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। तो ये नाम ब्रांड है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास रेमडेसिविर। रेमडेसिविर तुम्हारे पास जो कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली दवाओं में से एक है। नेक्स्ट में इसका लिखा है वेक्लूरी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कोबी4, और तुम्हारे पास लिखा है सिप्री। ठीक है, सिप्री में लिख रखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। ओफ्लॉक्सासिन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओफ्लॉक्स हो जाएगा, जेनफ्लॉक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एमजी नहीं लिखते, एमजी अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, जेनफ्लॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लोक्सिकेयर हो जाएगा। तो ये दवाइयाँ आपके दी गई हैं जो हमने ब्रांड नेम आपके सामने दिखा दिया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ए नोट ऑन द ट्रॉपिकल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बात एक ही है, ट्रॉपिकल एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट बात एक ही है। कोई भी आप लिखेंगे सेम टू सेम है। ट्रॉपिकल एजेंट ऊपर लगाए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल वही चीज़ें जो ग्रोथ को रोकने के लिए होती हैं। तो क्या लिख रखा है ध्यान से अब इसके बारे में आप पढ़िए। ठीक है, क्या लिख रखा है जी, ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या होगा, 6ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रखा ट्रॉपिकल एजेंट, और क्या पूछा है, ट्रॉपिकल एजेंट शॉर्ट नोट पूछा है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रॉपिकल एजेंट गुरुदेव होता क्या। देखिए ट्रॉपिकल एजेंट को हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं, अभी होता क्या है। ठीक है, ऐसा पदार्थ या रसायन जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे अथवा उनके ग्रोथ को रोके, उसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, या एंटी माइक्रोबियल एजेंट या ट्रॉपिकल एजेंट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये समानता देखा जाए तो ऊपर ऊपर ही लगाया जाता है। याद रखना, ये हमेशा हमेशा समानता देखा जाए तो ऊपर ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट समानता ऐसे डिसइंफेक्टेंट का उपयोग समानता नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को साफ करने के लिए ही किया जाता है। जैसे नॉन लिविंग, जैसे मान लेते हमारे टिश्यू यहाँ सड़ने लगी, तो उस समय देखा टिश्यू नॉन लिविंग हो चुकी, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, जर्मीसाइड होते हैं। अब ये एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, लिविंग यानी जीवों को क्या कर देते हैं, रोकने के लिए। जैसे किसी पर्सन को मारे तभी ड्रॉप से तुम नहा लिए, तो कोई भी लिविंग आर्गन हमारे ऊपर ग्रो करना चाहे तो ग्रो नहीं हो पाएगा, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी एंटीसेप्टिक की होती है। डिटॉल हो गया, लाइबो हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। डिसइंफेक्टेड मतलब जो किल कर दे, पूरी तरह से साफ कर दे। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उनके बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे। ठीक है, लिखा है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे, उसे बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। बैक्टीरियोसाइड मतलब कहीं भी आएगा समझ लो पूरी तरह से किल कर रहा है। जर्मीसाइड जो जर्म को किल कर दे, जर्मीसाइड कहलाता है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में इतने तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, टोटल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है सिल्वर नाइट्रेट, जो जले वाले बड़ा तगड़ा काम करता है।
आयनिक सिल्वर हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है, क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, बोरिक एसिड हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। अब किसी एक को आप डिफाइन कर देंगे तभी काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास था एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से हम किसी एक को डिफाइन कर देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट को डिफाइन कर देते हैं, जैसे क्या लिख रखा है, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, केमिकल सिल्वर का Ag नाइट्रेट का NO3, बस काम खत्म। मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो कितना होता है, 169 पॉइंट में 86 है, ठीक है, 87 ग्राम पर मोल होता है, ठीक। प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले क्या कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड में सिल्वर के साथ अपक्रिया करा देते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड को लेते हैं, सिल्वर के साथ जब अपक्रिया करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवोपरेट हो जाती है, जो आपके सामने हो जाएगा। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सबसे पहले इसका कलर देखा जाए तो ये कलरलेस होता है, एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट, यदि तुम टेस्ट चखोगे तो मेटेलिक टेस्ट का होता है, ठीक, क्योंकि मेटल प्रेजेंट होता है। यदि आप देखिए कोई आपको नहीं पता ये टेस्ट एक्चुअल में कैसा है, यदि मेटल प्रेजेंट है तो सिंपल सा बोल सकते हो मेटेलिक टेस्ट, जैसा मेटल रहेगा उस तरह से अपना वो टेस्ट दिखाएगा, ठीक, मेटेलिक टेस्ट रहेगा। सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो जल तथा ग्लिसरॉल में क्या हो जाता है, आराम से घुल सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट में फार्मूलेशन की बात की जाए तो क्रीम के रूप में, जेल के रूप में, सोल्यूशन तथा अल्टमेंट के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है, किसी भी रूप में आप लेके आग लगा सकते हैं। मगर मोस्टली देखा जाए तो हमारे पास क्रीम उरीम नहीं लगाया जाता है, जैसे कहीं जल उल जाएगा तो। ब्रांड नेम तुम्हारे सिल्वर बेल हो जाएगा, सिल्वर एक्स हो जाएगा, Ag, ठीक है, नियो के नाम से आता है, और यानी सल्फर एक्स के नाम से आ जाता है। स्टोरेज कंडीशन पे क्या लिखेंगे, आपको रूम टेम्परेचर पे लिखना है, ठीक है, और कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। तो यही सब चीज़ आप लिखेंगे हर एक माइक्रो यानी स्टोरेज पे। अब उपयोग में जाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में उपयोग करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। देखिए लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए जले हुए एरिया में, मतलब कहीं एरिया जल गया है तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा ये छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी नहीं, इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी कोई तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी क्या होती है, इसको आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है, ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है इम्प्योरिटी कैसे कैसे आ सकती है, जैसे कोई दवाइयाँ हैं, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर, ये ठीक है। आवाज़ आ रही है तो जल्दी को आगे रखा जाए, ठीक है, मेंटेन किया जाए। इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से देखिए, इम्प्योरिटी का मतलब अनरिलेवेंट, कोई अनवांटेड सब्सटेंस जब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं उसे इम्प्योरिटी बोलते हैं। जैसे आपकी दाल खरीदें उसमें कोई कंकड़ प्रेजेंट हो जाए तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो ये सूटेबल नहीं है तो उसी को फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी बोली जाएगी। औषधि को छोड़कर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाया जाता है जिससे उसकी हानि होती है, फार्मास्यूटिकल क्या कहलाता है भाई, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक। यह अशुद्धि, ये क्या कर देते हैं, ठीक है, यह अशुद्धि, ठीक है, लिखा अशुद्धि दवाओं की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, खराब करते हैं। मतलब अशुद्धियाँ क्या करती, कोई भी दवा है बताओ तो किसी भी दाल में कंकड़ मिल जाए तो खराब करेगी कि नहीं। उसी तरह से जो दवाइयाँ होती हैं यदि उसमें कोई भी तुम्हारे पास अशुद्धियाँ तो इम्प्योरिटी पाई जाएगी तो हमारे लिए ही खराब होगी। अशुद्धियाँ दवा के, ठीक है, गुणवत्ता को खराब करते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है। पहले हमने ट्रिक बनाया हुआ, राम राम मर सच, दोबारा बताते थे, राम राम मर सच होता। आर से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, इससे हो सकता है, ठीक। एक आर से देखिए यहाँ पर सामने लिखा गया, पहले एक एक समझते रहिए। रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज द मैन्युफैक्चर, मतलब कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो खरीद के ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं उसी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है।
तो आपका प्रोडक्ट जो बनाएंगे तो उसमें तो जाहिर सी बात होगी। ठीक, तो ये कच्चा माल के रूप में जो ला रहे हैं उसमें हो जाएगा। रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस यूज मैन्युफैक्चरिंग, जो भी अभिकारक के तौर पे आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं बनाने में, उसमें ही इम्प्योरिटी रहे, उसके कारण से भी आपका, ठीक है, प्रोडक्ट खराब हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मेथड प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, यानी बनाने का जो तरीका है, मान लेते आप हाथ हो सही से नहीं दिए, प्रॉपर हाइजीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्लव्स वगैरह नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बाल पे वो नहीं लगा रहे हैं, तो उससे भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो मेथड यानी जो तरीका है बनाने का वही खराब है, उससे इम्प्योरिटी हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन, मतलब बना के जहाँ दवाइयाँ रख रहे हैं या कच्चा माल जहाँ ला के रख रहे हैं तो उसके कहीं कहीं मॉइस्चर घुस जा रहा है, कहीं बैक्टीरिया घुस जा रहा है, तो इससे भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यानी वातावरण दूषित होने के नाते ही ये क्या कर सकता है आपको, ठीक है, होने के नाते भी क्या कर सकता है, इम्प्योरिटी आपके अंदर घुस सकती है। ठीक, ये हो सकता है। केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन प्रोसेस, मतलब जो आप केमिकल प्रयोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चर में, उसी के दौरान ही इम्प्योरिटी आपके प्रोडक्ट में घुस सकती है। ये सेम टू सेम इसी तरह होता है। अब एक एक करके हम तेजी से डिफाइन कर देते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, मतलब जब ऐसा रॉ मटेरियल जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसी के अंदर कहीं ना कहीं से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके कारण से आ रहा था। इसमें क्या लिखा, इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के साथ उत्पन्न प्रक्रिया के साथ मिलकर उत्पादों को प्रभावित करती है, मतलब जितना भी प्रोडक्ट रहा था उसको ये खराब कर देगी, डैमेज कर देगी। मैग्नीशियम क्लोराइड और तुम्हारे पास कैल्शियम फास्फेट अशुद्धियों के रूप में रॉक सॉल्ट में उपस्थित होती है, जो पथरीले सामान होते हैं उसमें उपस्थित होती हैं। यह कच्चा माल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट को खराब कर सकता है, जो एक्चुअल में लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, इम्प्योरिटी पहले बात उसी को खराब करती है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है रिएजेंट मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, जो मतलब रिएजेंट मटेरियल तुम प्रयोग कर रहे हो उसी में इम्प्योरिटी है। ला भैया, रिएजेंट में उपस्थित इम्प्योरिटी अंतिम उत्पाद को दूषित कर देती है। क्या कर देती है, लास्ट प्रोडक्ट को दूषित कर देती है। यदि उनको अच्छे से धोकर नहीं प्रयोग किया जाता है तो पदार्थ दूषित हो जाता है। इसलिए जितना भी प्रयोगशाला जब करिए तो एक्सपेरिमेंट करते समय आपको क्या करना, हर एक इक्विपमेंट को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। यदि उनको अच्छे से नहीं धोया गया तो यानी पदार्थ दूषित हो जाएगा, दिक्कत हो जाए। जैसे तनु अमोनियम विलयन के साथ मर्क्यूरी क्लोराइड का विलयन अमोनियम मरकरी प्राप्त होता है। अमोनियम मरकरी के एक खतरनाक केमिकल बन जाता है। ये हो गया। मैन्युफैक्चर के दौरान हो सकता है। दवा बनाने के दौरान बहुत सारी इम्प्योरिटी उसमें आ सकती है, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, क्लीनिंग, हाइजीनिंग, ये सब बहुत जरूरी होती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी, मतलब जो आप मेथड प्रयोग कर रहे हैं किसी भी ड्रग्स का फार्मूलेशन करने के दौरान, हीट हो गया, लाइट हो गया, पीएच हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इनके कारण भी इम्प्योरिटी आ सकती है। आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं एक्चुअल में दवा बनाने का, उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, चाहे ह्यूमिडिटी हो गया, चाहे सनलाइट हो गया, चाहे टेम्परेचर हो गया, इनसे भी इम्प्योरिटी आपके प्रोडक्ट में आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए, सही बर्तन में न रखने पर भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है, इसलिए बर्तन को सूटेबल तथा साफ रखना जरूरी होता है। ठीक, ये हो गया। जैसे प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए साफ सुथरा, आयरन होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, इसलिए देखेंगे लैब में जितने होते हैं सब ब्यूरेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। कभी कभी दवा भी सही से स्टोरेज न होने पर खराब हो जाती है, जैसे कंटामिनेशन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन कर जाएगी, मतलब जहाँ पर प्रयोग रख रहे हैं वही खराब हुआ है। जैसे उठा के ताखा में रख दिए, वहाँ पर मॉइस्चर है, धूप आ रहा है तो खराब कर देगा उसके प्रोडक्ट को। फिजिकल कलर चेंज हो जाएगा, स्टेटस, बॉइलिंग पॉइंट सब चेंज हो सकती है। सही स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण से भी दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन आपके सामने दिया गया। कभी कभी वातावरण में उपस्थित धूल हो गया, स्मोक या अशुद्ध हवा हो गया, ठीक है, दवा को इम्प्योरिटी खराब कर सकते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट पूरी तरह से खराब हो जाता है। कुछ फैक्टर है तुम्हारे पास इम्प्योरिटी, ठीक है, लिखा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, कैसे उसे खराब है। दवा की सेल्फ लाइफ खराब हो सकती है, सेल्फ लाइफ यानी उसका जो एक्चुअल में जीवन होना चाहिए वही खराब हो जाएगी। ठीक, इम्प्योरिटी होने के कारण दवा का कलर, ऑर्डर, टेस्ट आदि भी बदल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कलर आज कुछ रहे, कुछ दिन के बाद कुछ और हो जाए दवाइयाँ, ठीक, दिक्कत हो सकती है। कुछ समय के बाद इम्प्योरिटी दवा टॉक्सिक बना दे, बताओ जो थोड़ा सा इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है टॉक्सिसिटी कर दे, ठीक है, टॉक्सिसिटी कर दे, दिक्कत हो जाए ये। कुछ इम्प्योरिटी दवा को थेरापेटिक वैल्यू को घटा देती, कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होती है जो दवा की थेरापेटिक वैल्यू को क्या कर देती है भाई, घटा देती है। बताओ थेरापेटिक वैल्यू को घटा दे, उसी तो लिए तो खा रहे हैं, अब इम्प्योरिटी है तो उसमें हम खइबा नहीं करेंगे तो दिक्कत कर देता है।
ठीक, तो ये था आपके क्वेश्चन का पूरा जवाब। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है, डिफाइन डायूरेटिक क्या होता है, देयर क्लासिफिकेशन। एक बार कंफर्म कर देना बर्दस्त, आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं, ठीक है, सही से दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार यस आर नो में जवाब दे दीजिए। जितने लोग लाइव है भाई वो सब तो बता सकते हैं, ठीक है। एक बार बता दीजिए एक्चुअल में आवाज़ आ रही है कि नहीं, यस आर नो बता, ठीक है। चलिए हाँ या ना में जवाब दे दिए भाई, नहीं तो जवाब नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे हम लिखकर चलते ले चल जाएंगे, चलते चले जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड है ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। जितने लोग हैं तो उतना लोग तो बता ही सकते हैं भाई, ठीक। डायूरेटिक क्या होता है, 8th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो डायूरेटिक क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन नहीं पूछा, एग्जाम्पल वगैरह बता काम खत्म कर देंगे भाई, कोई टेंशन नहीं। कहेंगे तो एक दवा का भी हम डिफाइन कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक। तो डायूरेटिक होता क्या आपके सामने दिया गया। डायूरेटिक एक ऐसा दवा होता है जो मूत्र उत्पादन को क्या कर देता, बढ़ा देता। मतलब सिंपल सा बता दो भाई, एक बार कंफर्म कर दो यस आर नो, आवाज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है। इतने लोग लाइव हो तब भी नहीं बता पा रहे यार, ठीक है। एक लोग कम से कम तो बताओ हाँ या ना यार, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं, नहीं बताओगे, ठीक है। डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक ऐसा पदार्थ होता है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ा देता है। जैसे किसी पर्सन को देखेंगे पेशाब रुक रुक के आता है, तो डायूरेटिक यदि वो ले लेगा, ठीक है, डायूरेटिक लेगा तो उसके यूरिनेशन के फ्लो को वो तेज कर देगा, मतलब पेशाब करेगा वो अपनी। अब इससे पेशाब करने से बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो, जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ठीक है, तो वो होगा। डायूरेटिक मुख्यतः शरीर से जल तथा आयन जैसे सोडियम क्लोराइड के उत्सर्जन को बढ़ाती, मतलब ये तुम्हारे पास जो है उस सबको उत्सर्जन को क्या कर देती है, बढ़ाने का काम करती है, ठीक। जैसे क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास देखा जाए तो क्या होती है, लूप डायूरेटिक। कितने तरह के होते हैं डायूरेटिक, यहाँ पर लूप डायूरेटिक, थियाजाइड और वीक डायूरेटिक होते हैं। लूप डायूरेटिक का एग्जांपल देखा जाए तो फुरसामाइड हो जाएगा, ब्यूमेटानाइड हो जाएगा, टोरसामाइड हो जाएगा एग्जांपल में। थियाजाइड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, मेडिकल एफिकेसी होती है। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है बेंथा, ठीक है, बेंजाथियाजाइड होता है, ठीक है। लिखा हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड होता है, जीपामाइड होता है, जाइपामाइड होता है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डायूरेटिक में तुम्हारे पास ये आता है, आपको बताना चाहते हैं यदि मान लेते एग्जाम में ये नहीं याद रहे तो जैसे ये सब 2 एग्जाम्पल लिखे ना, 1-2 एग्जाम्पल इसी के बगल में छाप देंगे, अपना काम हो जाएगा। यदि याद रहता तो अच्छी बात, नहीं याद रहेगा तो लास्ट चांस है। लिखा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारे पास क्या, एसिटाजोलामाइड आ जाएगा। पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्पोरोलैक्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा इपली, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इप्लीरिनोन हो जाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास मैनिटॉल हो जाएगा और आइसो, ठीक है, आइसोसर्बाइडिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपके सामने प्यारा सा नेफ्रॉन बना हुआ, लूप ऑफ हेनले यही पर वर्क होता है, यही तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनले होता है। लूप डायूरेटिक इसी पे काम करता है, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ इसी पे वर्क करती हैं, क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्सन तथा रीएब्जॉर्सन की प्रक्रिया होती है, ठीक। किसी एक दवा के बारे में चाहेंगे तो आप डिफाइन कर देंगे, फुरसामाइड के बारे में स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं, तो काम हो जाएगा। फुरसामाइड एक बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान जो तेज शुरुआत और क्रिया करने में शॉर्ट ड्यूरेशन तक बना रहता, मतलब अब फुरसामाइड जैसे कोई इमरजेंसी में आए, ठीक है, तुरंत लगा देंगे फिट ही आ जाएगा आदमी मन से, ठीक है। नहीं लिखेंगे स्टोरेज कंडीशन पे आ जाते हैं, आपको रूम टेम्परेचर पे रखना, सूर्य तथा प्रकाश की लाइट से दूर रखना, बंद कंटेनर में रखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो मार्केट टैबलेट और इंजेक्शन रूप में दोनों में आता है। ब्रांड नेम बात है फुरसियम क्या आता है, फ्यूरिसिन, लैक्सिस सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन में से एक है। टैबलेट भी इसका आता है। उपयोग कहाँ करते हैं, फुरसामाइड का उपयोग किडनी प्रॉब्लम में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, हार्ट फेलियर में, लीवर सिरोसिस में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लीवर में सिरोसिस होगा। किडनी क्या, ओ भाई किडनी क्या बनाएगा एक्चुअल में, रियलिटी में अमोनिया बनाएगा, यूरिया बनाएगा, तो उसे फिल्टर करके शरीर से बाहर करने की जिम्मेदारी किडनी की होती है, ठीक। डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। कितने नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, इसके बारे में। नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में ट्रीटमेंट की जाती हैं, क्या कर देती हैं,
ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं और उसी को एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल बस इतना बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, तो लिखा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को किस नाम से जाना जाता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी नियोप्लास्टिक अथवा एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, अब नियोप्लास्टिक, अब डिफिनेशन मान लेते तुमसे पूछे एक नंबर पे, ठीक है, नियोप्लास्टिक एजेंट किसे कहते हैं, तो सिंपल सा डिफिनेशन लिख देना, ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर के उपचार में की जाती है उसी को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन सूटेबल लिखना और एक एक दो दो एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से लिख के जाना। नेक्स्ट में एल्कालाइटिक एजेंट में एग्जाम्पल में तुम्हारे पास ये दिया गया, एंटी मेटाबोलाइट्स होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंजाइम होता है और मेसलिनियस होता है, और नेक्स्ट में हार्मोन होता है और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, एक एक का एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या लिख रखा, सबसे पहले एल्कालाइटिक एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड होता है इसका एग्जाम्पल। एंटी मेटाबोलाइट मतलब ये क्या कर देते, सबसे पहले कैंसर सेल का जो है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। बताओ, मेटाबॉलिक जो तुम्हारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वही डिस्टर्ब हो जाएगी तो सब डैमेज हो जाएगा। इसका एग्जांपल तुम्हारे पास मेथोट्रैक्जेट इसका एग्जांपल हो जाएगा, मरकैप्टोप्यूरिन इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेचुरल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी बिन क्रिस्टीन हो जाएगा, बिन ब्लास्टीन हो जाएगा। ये देखा जाए तो आप फार्माको यानी फार्माकोग्नोसी में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में तो है ही है भाई। एंटीबायोटिक में देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी एक्टिनोमाइसिन डी आता है और तुम्हारे पास मीटोमाइसिन सी आता है, ये एंटीबायोटिक होता है। बहुत तगड़ी तगड़ी दवाइयाँ इसमें चलाई जाती हैं, ठीक है, जो वायरल को किल कर सकती हैं। ठीक, नेचुरल प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एक्टिनोमाइसिन डी आता है, ये तो हो गया। एंजाइम में तुम्हारे पास क्या हो गया, एस्पायरो, ठीक है, एस्पायरोजीनेज आता है इसका एग्जांपल। मेसलिनियस में तुम्हारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया आता है। हार्मोन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, GRH हार्मोन आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास एंटी एडनर्जिक, ठीक है, एंटी एडनर्जिक एज यानी एडनर्जी एज आता है, एज लगा देंगे लास्ट में। और तुम्हारे पास रेडियो आइसोटॉप में जैसे अल्फा बीटा गामा ये सब चीज़ की जाती है, और गामा रेडिएशन बड़ी तगड़ा रेडिएशन डालता है और बैक्टीरियल सेल को, एक्चुअली में कैंसर सेल को ट्रीट कर देता, काम खत्म कर देता है। तो कैंसर सेल आएगा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आएगा तो ये डिफाइन डिफिनेशन हो जाएगी, तो ये प्यारा सा आपके सामने क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके बारे में। ठीक, एक बार कंफर्म कर दो, इतने लोग लाइव है तब भी नहीं कंफर्म कर रहे हो यार भाई। ठीक है, एक्चुअल में रियलिटी में आवाज़ आ रही है कि नहीं ये कंफर्म कर दो भाई बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सेडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो हम क्या कर देते, इसको अच्छे तरीके से सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन कर देंगे तब भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने सेडेटिव और हिप्नोटिक डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन दोनों का लिखना पड़ेगा। तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स होता क्या, देखिए, सेडेटिव का उपयोग सामान्यतः चिंता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास चिंता को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को सेडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। सेडेटिव एंटी, ठीक है, लिखा एंजियोलाइटिक, क्या होती है, एंजियोलाइटिक चिंता को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मतलब सिंपल सा क्या कर देती, सेडेटिव चिंता को कम करती, बस इतना समझिए। सेडेटिव उत्तेजना को भी क्या कर देती, कम करने में उपयोग करते, किसी को एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उसको कम करने का उपयोग इसमें सेडेटिव में प्रयोग किया जाता है। हिप्नोटिक्स क्या होता है, निद्रा, किसी पर्सन को सही से निद्रा नहीं आ रही, मतलब नींद सही से नहीं आ रही है, तो हिप्नोटिक्स का उपयोग नेचुरल स्लीपिंग लाने के लिए किया जाता है। मतलब जो नेचुरल स्लीपिंग होती है, ठीक है, उसको लाने के लिए हम हिप्नोटिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे डाइजापाम हो गया, अल्प्राजोलाम हो गया, अल्प्राजोलाम, ये सब नींद की दवाइयाँ होती हैं।
ठीक, तो ये सेडेटिव हो गया और ये तुम्हारे पास हिप्नोटिक्स की डिफिनेशन हो गई। सेडेटिव चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, इसको नेचुरल स्लीपिंग लाने के लिए किया जाता है, बस इतना याद रखिए आप यहाँ से। इसे क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया, क्लासिफिकेशन 3 में किया गया, यूरिया डेरिवेटिव किया गया, बेंजोडाइजापीन किया गया और नॉन बेंजोडाइजापीन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिया डेरिवेटिव में 3 आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग आता है, शॉर्ट एक्टिंग आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग आता है। तो यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, फिनोबार्बिटोन आता है और ठीक है मेफोबार्बिटोन आता है। और शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, ब्यूटाबार्बिटोन आता है, मेथाहेक्जिडोन यानी हेक्जिटोन आता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास थियापेंटॉन आता है और हेक्साबार्बिटोन आता है। बेंजाडाइजापीन में हिप्नोटिक्स आता है, एंटी एंजाइटी आता है, एंटी कंसुलेंट आपकी ड्रग्स आती है। यानी हिप्नोटिक्स में तुम्हारे पास डाइजापाम और तुम्हारे पास अल्प्राजोलाम प्रयोग किया जाता है। एंटी एंजाइटी में तुम्हारे पास क्या, डाइजापाम और ओक्साजेपाम प्रयोग किया जाता है। एंटी कंसुलेंट में तुम्हारे पास क्या होगा, लोराजेपाम होगा, डाइजापाम इसमें उपयोग किया जाता है। नॉन बेंजाटाइप में तुम्हारे पास क्या होगा, जोपी क्लो, ठीक है, क्लोन का प्रयोग किया जाता है और जोपी, ठीक है, जोल्पी डेम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने दवाइयाँ दी गई हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा आपका सेडेटिव एंड देयर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन सुपर 25 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन को पूरे तरीके से 1 घंटा के अंदर हमने ख़त्म कर दिया है। आपसे बता देना चाहते हैं, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई और आपका फार्माकोग्नोसी हो गया, ये सब आप ज़्यादा बना के नहीं लिख सकते, जो सटीक पूछा उसी को देख के आप ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक है, एक सेडेटिव पूछा, इसकी डिफिनेशन क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ हमने सबको डिफाइन कर दिया यहाँ से। ठीक, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज माउथ वॉश, और माउथ वॉश देखा जाए 2024 में क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा भी गया था। अब माउथ वॉश गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में समझिए। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, माउथ वॉश क्या होता है। ठीक है, आप डेंटल प्रोडक्ट थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें बताया गया एक्चुअली माउथ वॉश होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो माउथ वॉश क्या होता है इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक, माउथ वॉश आपके सामने दिया गया है, तो माउथ वॉश होता क्या, आप ध्यान से सुनिए भाई। ऐसे इसको मोबाइल ये टेढ़ है भाई, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैनेज हो रहा है। माउथ वॉश क्या, देखिए कभी कभी कोई पर्सन ब्रश वरस नहीं करता तो उसको लिक्विड दी जाता, मुंह के अंदर थोड़ा सा डाल के गलाला करके वो क्या कर देता, थूक देता। ठीक, तो मतलब मुंह को धोने के लिए, मुंह को धोने का मतलब फेस वॉश मत समझना, माउथ वॉश मुंह को धोने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, दांत तो खड़ गया, तो ब्रश थोड़ी नहीं करेगा, दर्द होगा, खून निकलने लगेगा, तो यही करिए जाता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ को हमें कम करना है, या तो उनका मुंह स्मेल करने लगा, बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएंगे। तो क्या लिखा, माउथ वॉश एक कॉन्सनट्रेटेड स्पष्ट जली विलयन होता है जो मुख को साफ तथा गंधहीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गंधहीन मतलब गंध को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बनाने की विधि में देखा जाए तो तुम्हारे पास होता क्या है, सबसे पहले बनाने की विधि में देखा जाए सबसे पहले बेंजो यानी डिजॉल्व बेंजोइक एसिड तुम्हारे पास जो होता है क्लोरोफॉर्म में हम क्या कर देते हैं, अच्छे से डिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेंजोइक एसिड लेते हैं और क्लोरोफॉर्म फॉर्म में अच्छे से क्या कर देते हैं, उसे हम डिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब हमने घोल लिया है आराम से। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, ऐड ग्लिसरीन, यानी क्या होता है ग्लिसरीन तथा सिनामोन और पिपरामेंट और फिनॉल को हम क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, सबको मिक्स करके कुछ टाइम के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे, थोड़ा गर्म किया भी जाता है कि क्योंकि मान लेते कोई एंटी माइक्रोबियल रहेगा तो मर जाएगा। उसे हम ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके हमारा तैयार हो गया आपका प्यारा सा माउथ वॉश। इस विधि से हम क्या कर देते, बनाते। दोबारा सुनिए, सबसे पहले बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म में अच्छे से मिक्स करके डिजॉल्व करके ले लेंगे, उसमें ग्लिसरीन, सिनामोन और पिपरामेंट और फिनॉल प्रयोग करेंगे। फिनॉल एक एंटीबैक्टीरियल काम कर रहा है। इसे कुछ यानी सम लिखा है मिक्स फॉर सम टाइम तक मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा हीट करते रहेंगे, चिल करेंगे, ठंडा कर देंगे, पूरी तरह से फिल्टर कर लेंगे, माउथ वॉश बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म क्या होता है, ये दाम में सस्ता होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक, दाम में सस्ता नहीं, कोई खर्च नहीं करेगा। नॉन इरिटेशन यानी जलन न उत्पन्न करे, मतलब मुंह के अंदर डालते ही जलन उत्पन्न करे तो कोई खरबा नहीं करेगा। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। फ्लेवरिंग स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फ्लेवर स्ट्रांग रहेगा तो आदमी तगड़ा यूज करेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो ये ओरल सस्पेंशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। अब किस नाम से आता है, कोलगेट के नाम से, क्लोजअप नाम के, लिस्टरीन के नाम से, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला है।
ठीक। स्टोरेज कंडीशन, इसे रूम टेम्परेचर पे रखिए, बच्चों के पहुंच से दूर रखिए, सनलाइट वगैरह से आप दूर रखिए, यही सब चीज़ करना पड़ेगा। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? एंटीसेप्टिक तथा एंटीबैक्टीरियल के ग्रोथ को यानी रोकने के लिए, ठीक। ये कहते हैं मुंह को फ्रेश तथा कूल रखने के लिए हम क्या करते हैं? माउथ वॉश का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी? एंटीबायोटिक क्या होती है? सम एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या होती है, इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले एंटीबायोटिक क्या होती है एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, जैसा क्वेश्चन पूछे उसी तरह से। जब कहेगा क्लासिफिकेशन तब करेंगे, नहीं तो नहीं कहा तो हम काहे करें, ठीक है। तो एंटीबायोटिक थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक थोड़ा सा बता देंगे और उसका एक दो चार एग्जाम्पल बता देंगे, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रखा एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अब एंटीबायोटिक दवाइयाँ के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक वे दवाइयाँ होती जो बैक्टीरिया को किल करने या ग्रोथ को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं को क्या कर देते हैं हम? एंटीबायोटिक कहते हैं। यार इनको बुखार बड़ा दिन से नहीं ठीक होता, एंटीबायोटिक चलाता हो फिटिया जाइए, तो होता क्या है? उन्हें क्या कर देते, वो एंटीबायोटिक जो लिए हैं वो क्या कर देता? बैक्टीरिया को किल कर देगा या उनके ग्रोथ को रोक देगा, उसी को एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट में, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट में किया जाता है। हमारे कहीं यानी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है तो उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए या इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? इसका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्सन को सुने होंगे, ठीक है, टाइफाइड होगा तो सोलमेनेला टाइफी एक बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया, तो वो सबको मारने के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हो गया। तो एंटीबायोटिक दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारे पास बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरियोसाइडल क्या कर देते हैं? जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देते हैं, एग्जाम्पल में पेनिसिलिन आता है, ठीक। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या कर देते हैं? ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक। ये हो गया। कुछ और एग्जाम्पल तुम्हारे पास दिया गया है एंटीबायोटिक का, क्या हो गया? एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, सिफिक्जिन हो गया, बहुत कईयों आप लिख सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम्पल पता है यहाँ पर धड़ाधड़ पीट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से ये एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, और टेंशन ज़िंदगी में लेने का भी नहीं भाई, ठीक है। ज़िंदगी में आप टेंशन लेंगे तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम के भी टाइम पे टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देते हैं एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक का तुम्हारे पास जैसे पेंसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकैन लिखते रहते हैं, दो तीन और लिख देते हैं भाई, क्योंकि भाई पूछ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। एमॉक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर लिखवा किए हैं, डॉक्सीसाइक्लिन लिख देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? मीनोसाइक्लिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीनोसाइक्लिन हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है? एजीथ्रो, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल। कईयों आप ईटीसी कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। कईयों एंटीबायोटिक होती है, तो बल्कि हमसे देखिए क्या था बैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक क्या होती है एग्जाम्पल। तो हमने एंटीबायोटिक थोड़ा सा डिफाइन कर दिया आप इनके सामने, एंटीबायोटिक, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी आधार पे बेस कर दिया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमने बता दिया, काम खत्म हो गया है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? कोई एक दो एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। आप देखिए, यदि आप यानी एच विडमैन का यानी क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, जैसे जितना भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपकी इस क्लास में पढ़ाया गया होगा एच विडमैन की क्लासिफिकेशन, या हमारे ही चैनल पर था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक आपके सामने होता है, नाम से पता, हेट्रो मतलब अलग और साइकिल मतलब रिंग। ऐसा रिंग उसमें क्या करते हैं? कार्बन के अलावा जो भी चीज़ पाया जाता, कार्बन के अलावा जो भी चीज़ पाया जाता समझ लो हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी रिंग संरचना में कार्बन के अलावा कम से कम एक या अन्य एलिमेंट, चाहे नाइट्रोजन हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन हो सकता है, चाहे सल्फर भी हो सकता है, भी शामिल होते हैं, उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। बस काम खत्म। इनका गुण मेडिसिनल प्रॉपर्टी का होता है। फॉर एग्जांपल में तुम्हारे पास दिया था यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास लिख रखा ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन में ओ लगा दिया गया, फ्यूरान में ओ लगा दिया गया, पिरिमिडीन में यन लगा दिया गया, थियोफिनॉल में तुम्हारे पास थियोफिन में ये लगा दिया गया है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 बता दिया आपके सामने, ठीक। ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। सल्फोनामाइड विथ एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा, यानी सल्फोनामाइड क्या होता है विथ एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। तो सल्फोनामाइड हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। सल्फोनामाइड क्या होती है? देखिए, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है जिसमें सल्फा ग्रुप
ऐड होता, बस इतना समझिए काम हो जाएगा अपना। क्या लिख रखा, सल्फोनामाइड ड्रग्स इस प्रकार की सिंथेटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देती है, रोकती है। जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है उसी को क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड ड्रग्स बोलते हैं। सल्फोनामाइड ड्रग्स को आमतौर पर सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि यह सल्फा ग्रुप जुड़ा होता है। इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, एक्चुअल में रियलिटी में देख रहे हैं तो सल्फा ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए इसे नाम देते हैं सल्फोनामाइड बोला जाता है। ठीक, ये हो गया आपके सामने। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फा डियाजीन हो जाएगा, सल्फा एसिटामाइड हो जाएगा, सल्फा, ठीक है, सल्फा डियाजीन हो जाएगा, दो बार लिख दी क्या जी, डेप्सन हो जाएगा। और तुम्हारे पास क्या होगा, कोट्रमाक्साजोल, कोट्रमाजोल नहीं, कोट्रमाक्साजोल होता है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सल्फा ड्रग्स के अंतर्गत आएगी। तो सल्फा ड्रग की डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल हमने यहाँ से चिपका दिया है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास पूछा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन हमें बताना पड़ेगा, 15 नंबर। ठीक है, आपके सबसे पहले देखिए एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, यहाँ पर सामने दिया गया है एंटी ट्यूबरकुलर, इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम बता देंगे, थोड़ा सा देख लेना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं भैया, क्लासिफिकेशन, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर बार बार पूछा जाता है। एंटी ट्यूबर, पहले ट्यूबरकुलर मतलब समझो क्या होते, कहते भैया टीबी आ गई ना, का हो खांसता ना बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो उनको टीबी हो गई है, तो टीबी को सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग करते हैं उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। क्या लिख रखा, ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में उपयोग की जाती है उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। देखिए आपको याद कैसे डिफिनेशन वगैरह रखना पड़ेगा। एंटी कहीं भी लग रहा है तो सिंपल समझ लो, ट्यूबरकुलोसिस तुम्हें नहीं पता एक्चुअल में क्या है, तो बोल देंगे ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए सही करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग की जाती है उसी को एंटी ट्यूबरकुलोसिस, मान लेते एंटी अल्सर आ जाएगा तो बोलेंगे ऐसी दवाएं जो अल्सर को ठीक करने के लिए उपचार में प्रयोग की जाती हैं एंटी अल्सर ड्रग्स कहलाती हैं। इस तरह से अपना क्या कर देंगे, मैनेज कर देंगे। मान लेते कुछ भी नहीं याद रहेगा तो टीबी समानता लंग्स तथा अदर बॉडी पार्ट जैसे बोन हो गया, ब्लड हो गया को प्रभावित करता है, और सबसे ज़्यादा देखना लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक, टीबी का काजेटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कौन सा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है, न्यूवर्ड है। कितना आसान है भाई। ठीक है, याद रखना एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल याद रखना। फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होती है, एग्जाम्पल। सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या होती है, एग्जाम्पल। न्यूअर ड्रग्स क्या होती है, एग्जाम्पल। तो हम समझते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्या होती है, जो पहले स्टेज में काम की जाती है, जैसे आइसोनियाजाइड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, INH बोल जाते हैं, रिफाम्पासिन बोलते हैं, इथम ब्यूटाल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या होगा, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इथियोएमा, ठीक है, इथियोनामाइड दे रखा है, इसका एग्जाम्पल साइक्लोसेरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूअर ड्रग्स में तुम्हारे पास साइप्रो यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, ओफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो आपके सामने दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एग्जाम्पल ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, INH जो तुम्हारे पास आइसोनियाजाइड एग्जाम्पल हो जाएगा, इथम ब्यूटाल हो जाएगा, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, पैरा, ठीक है, लिखा पैराजीनामाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिफाम्पासिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेडा क्यूलिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास डेलानामाइड हो जाएगा, प्रीटोनामाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की डिफिनेशन हमने देखा, ये प्यारा सा क्लासिफिकेशन देखा, और यहाँ से हमने, ठीक है, प्यारा सा एग्जाम्पल भी देखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एंटासिड होता क्या। ठीक है, सबसे पहले एंटासिड होता क्या इसके बारे में बताना पड़ेगा, और इसका एक दो चार एग्जाम्पल बता देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंटासिड होता क्या, इसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल लिख देंगे, बहुत है। एंटासिड क्या होता है, कभी कभी कहने बड़ा गैस बन गया बा हो तो इनो पीते हैं, 6 सेकंड में काम खत्म। तो होता क्या है, एंटासिड एक तरह की ऐसी दवाइयाँ होती है जो हमारे पेट में ज़्यादा गैस बन चुकी है उसको कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को एंटासिड बोलते हैं। ठीक, अब दवाइयाँ तो भाई तगड़ा तगड़ा बता सकते हैं, गैस की जितनी भी दवाइयाँ सब छाप दो, कोई टेंशन नहीं। तो एंटासिड ऐसा सब्सटेंट है जो पेट में उपस्थित एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में उपयोग किया जाता है, उसी को एंटासिड बोला जाता है। ठीक,
नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा एसिड कभी कभी यानी क्या होता है सीवियर प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, जैसे पेन कर सकता है, अल्सरेशन मतलब पेट में घाव कर सकता है, पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिवेट कर सकता है। बताओ पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिवेट होगा तो भोजन सही से पाचन नहीं होगा। तो ये करने की जिम्मेदारी क्या होती है, एंटासिड की होती है। जब हाइपर एसिडिटी होती है तो पेट की म्यूकोसल लेयर का डैमेज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो अल्सर घाव का कारण बन सकता है। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जैसे हमारे पेट के अंदर, ठीक है, हमारे पेट के अंदर कभी कभी देखेंगे घाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ये वहाँ पर आ जाते हैं। देखिए हमारा तुम्हारे पास ये स्टमक हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास स्टमक हो जाएगा, ऐसे हो जाता है ना, ठीक है, ये पेन वगैरह आज कहीं नहीं चल रही सारी, ठीक है, ये तुम्हारे पास इधर हो गया। तो होता क्या, इनकी जो लेयर होती है, इनको जो पतली सी ये लेयर होती है ना, ये कभी कभी डैमेज हो जाती है किससे, एसिड। अब याद रखना भाई, यदि पेट में आपके गैस लंबे समय तक बनना तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर सकता है, सही से खाना का पाचन नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये एंटासिड के बारे में दिया गया है। एक एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एसिड क्या होगा, कब्ज नहीं बनाना चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारे पास एंटासिड खाएं वो कब्ज नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। एसिड लंबे समय तक चलने वाला, बहुत तेजी से कार्य करने वाला होना चाहिए। जैसे आपके तुम्हारे पास क्या हो गया, होता क्या, देखिए एंटासिड जो भी तुम खा रहे हो लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, ठीक, लंबे समय तक जब चलेगा वो तेजी से वर्क करना चाहिए। जैसे पेंटाप डीएसआर, एसआर लिखा रहता है, सस्टेन रिलीज डीएसआर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, सस्टेन रिलीज मतलब एक बार खा लो तो दिन भर ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, सस्टेन रिलीज लंबे समय तक अपना वर्क करेगा। यह HCl के, ठीक है, HCl को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब HCl जो हमारे पेट में है, क्योंकि वही बहुत सारी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, उससे कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक। यह सस्ता और निगलने योग्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निगलने योग्य होना चाहिए, जो सामने दिया गया है। अब यानी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सिस्टमेटिक एंटासिड होता, नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होता। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड में तुम्हारे पास एल्युमिनियम साल्ट होगा, मैग्नीशियम साल्ट हो, कैल्शियम साल्ट हो जाता है, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिख रखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मेगाल्ड्रेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो हमसे कह रहा था एंटासिड क्या होता है, तो हमने एंटासिड बता दिया, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी बता दी, इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल वगैरह भी हमने डिटेल में बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह दे रखा है जी, एंटासिड होगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन को हम मेंशन कर देंगे कि इसमें बोले थे रेडॉक्स टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मेंशन कर देंगे PDF पे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या कर देता है, 18वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एन एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, इसका एग्जाम्पल वगैरह भी लिखना पड़ेगा। 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड कॉपी क्या हो गई, ठीक है, 27 नंबर, ठीक है। तो ये आपके सामने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के सामने लिख गया। तो समझिए पहले एंटी मत सोचिए, हाइपरटेंसिव क्या होता है, सुने होंगे कभी कभी, इनको ब्लड का प्रेशर के बहुत तगड़ा हो गए, ठीक है, तो जब लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज रहेगा तो हाइपर हो जाएगा, तो हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो हाइपर टेंशन को सही करने के लिए उपयोग की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसी दवा होती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारा BP कितना होना चाहिए, 120 और 80 mmHg होना चाहिए। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। अब ये बहुत ज़्यादा उससे बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई BP में तुम्हारे पास 140 तथा 90 mmHg हो जाता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन तुम्हारे पास लिख रखा आपके सामने, देखिए ये याद रखिएगा यहाँ से। डायूरिटिक में तुम्हारे पास फुरसामाइड देते हैं, बिमटानाइड देते हैं, ACE। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ACA इनहिबिटर, ACA का फुल यानी ACA का, ठीक है, क्या लिखते हैं लिख के दिखाते हैं, ठीक है, फुल नेम आप लिख के दिखाएं अच्छे तरीके से, देखिए कितने लोग ऐसे हैं लिख के दिखाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, 2024 में भी पूछा था। ACA इनहिबिटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए।
एडेनर्जी, इसमें तुम्हारे पास एशिया इनहिबिटर में तुम्हारे पास कोप्टाप्रोली यानी कोप्टाप्रील आता है और रेमिप्रिल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एडेनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोनोडीन हो जाएगा और गुआ, ठीक है, गुआना फैसिन हो जाएगा, यानी रिस्पेरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेरामापामीर हो जाएगा, नीमोडिप यानी डिपिन हो जाएगा, एमलोडिपिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वसोडाइलेटर में तुम्हारे पास जो हमारे ब्लड वेसल की डायलेट वेसल होती है उसको डायलेट करी चौड़ा थोड़ा सा कर देता है। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, डीजो, ठीक है, डीजोजाइड आता है, हाइड्राजिलीन आता है। यहाँ पर नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है गैंग्लियन ब्लॉकर, इसमें तुम्हारे पास ट्राईमेथाफॉन इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये सामने दिया गया ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ से जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, इतनी दवाइयाँ हमारे सिलेबस में कौन कौन। एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या लिख रखा है, प्रोपनोलॉल होता है, ठीक है, कोप्टाप्रील आता है, रेमिप्रील ही आता है, मेथाइल, ठीक है, मेथाइल टोबेपेट हाइड्रोक्लोराइड आता है, क्लोनोडीन हाइड्रोक्लोराइड आता है, हाइड्राजीन हाइड्राइड आता है और निफाडिपिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ये सब दवाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। तो ये आशा करते हैं आपको हाइपरटेंशन जब आएगा तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, ये प्यारा सा क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल जो नीचे हमने दिया गया कम से कम 2-4 आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या हो जाता है जी, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तुम्हें बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता क्या है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है, डिफिनेशन लिख देना, क्लासिफिकेशन लिख देना, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल पीट देना, काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए हाइपोग्लाइसेमिक पहले समझिए क्या होता है, क्योंकि हमें ये ज़्यादा उपयोग नहीं करना, ओरल हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। अब होकारा ध्यान से सुनिए, पेन कहाँ चली गई, ठीक है। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिक मतलब समझ रहे ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो होता क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एक ऐसी दवा है, ठीक है, ऐसा एजेंट है जो ब्लड में उपस्थित शर्करा स्तर को कम करने के लिए किया जाता है, उसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो आप इंजेक्शन वगैरह इसमें ज़्यादा आदमी लेता नहीं, मोस्टली दवाइयाँ ही खाते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इतना तुम्हारे पास दिया गया। क्लासिफिकेशन 2 तरह का होता है, एक पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसमें इंसुलिन इंजेक्शन लिया जाता है, ठीक है, जो सब क्यूटीनियस नेचर से हमारे बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है, मतलब हमारा पेट का मसल से थोड़ा सा खींचेंगे उसी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में तुम्हारे पास कईयों आते हैं, यहाँ पर दे रखा सल्फा, ठीक है, सल्फा न्यूराल यूएज होता है जिसमें टलबुटामाल होता है, और गिल्मी, ठीक है, लिख रखा है ग्लीबेंडाक्लामाइड होता है इसका एग्जाम्पल, बिगुनाइड में मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल, याद रखना बिगुनाइड आपका पूछा भी जाता है, बिगुनाइड एग्जाम्पल आप, ठीक है, बिगुनाइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा, मेटफॉर्मिन 500 उपयोग किया जाता है, ठीक है। मेगालिटिनीड होता है एनाल्जेसिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीपाग्लिनिड बोलते हैं और नेटाग्लिनाइड बोलते हैं, इसका एग्जांपल थियाजोलिडी, ठीक है, डीन होता है जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, रेसिग्लूटाजोन होता है, और पीओ, ठीक है, पीओग्लेटाजोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक इनहिबिटर होता है जिसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास कार्बोज होता है, और मिग्लिटॉल इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक। अब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास बोल रहे हैं कैसे होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक आर्गेन होता है जिसका नाम होता है, एक्चुअल में देखिए हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन के डिफ्लेक्शन से ये सारी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। बोलते हैं ना इंसुलिन यानी ब्लड में, देखिए सबसे पहले इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, हमारा पैंक्रियाज के नीचे, ठीक है, पेट के नीचे एक पैंक्रियाज होती है जो क्या कर देती है, इंसुलिन सेल निकालती। कौन सा सेल उसमें होता है, बीटा सेल होता है जो इंसुलिन निकालने का काम करता है, ठीक। जब बीटा सेल इंसुलिन नहीं निकालेगा, यानी पैंक्रियाज हमारे पास इंसुलिन नहीं निकालेगा, तो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा तो शुगर का एक रूप ले लेगा। तो होता क्या है, देखिए सिंथेसिस कैसे होता है एक्चुअल में, यानी देखो सिंथेसिस आप यानी इंसुलिन, इसे नहीं याद रखेंगे तो एक्स्ट्रा हम स्टॉक बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन का संश्लेषण होगा, बीटा सेल आप पैंक्रियाज करेगी, बायोसिंथेसिस करेगी, प्री इंसुलिन बनेगी, मतलब ये इंसुलिन का पहला स्टेज होता है।
सिंगल चेन होता है। उसमें से तुम्हारे पास 24 अमीनो एसिड हटाते हैं, 170 110 अमीनो एसिड प्रोटीन को उसे ऐड कर देते हैं, जिसको प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन टूट रहा है तो प्रो इंसुलिन बन के तैयार होगा, अभी हमारे बॉडी में अपना वर्क करेगा। ठीक है, तो इन सिंपल सा हाइपोग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिया होता क्या, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, उसके कारण से हो जाता है आपको, ठीक है, ग्लाइसेमिक एजेंट हो जाता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया 20 नंबर में इंसुलिन क्या होता है, इसको भी हम क्या कर देंगे, इंसुलिन क्या होता है जो आपके सामने दे, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है डिस्कस इन ब्रीफ मेडिसिनल गैसेस, यानी मेडिसिनल गैसेस क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिसिनल गैस आप थोड़ा सा पढ़े होंगे यदि, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बारे में, तो वही चीज़ें आपको सिंपल से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, बस काम खत्म। ठीक है, मेडिसिनल गैस हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा है मेडिसिनल गैस आपके सामने, किसी एक गैस को पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना है। तो मेडिसिनल गैस क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनिए। ऐसी गैसें जो जीवन में पेशेंट के उपचार के लिए, ठीक है, मतलब ऐसी गैसें जो जीवन में पेशेंट के उपचार के लिए मेडिसिनल पर्पज के लिए प्रयोग लाए जाते हैं, मेडिसिनल गैस कहलाते हैं। मतलब सिंपल सा क्या होती है, जैसे अभी कहते हैं ना गांव में, अरे उनकी ऑक्सीजन लग गई, सांस उल्टा चलता। ठीक, अब कौन रतिया में फ़ोन कर रहा है इतना ज़्यादा जी? ठीक है, आना तो पका। ठीक, तो ये मेडिसिनल गैसेस होती है। तो क्या लिखा है, ऐसी गैसें जो जीवन में पेशेंट के उपचार के लिए मेडिसिनल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है, उसी को मेडिसिनल गैसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मेडिसिनल गैसेस बोलते हैं। मेडिसिनल गैसेस का उपयोग पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में करता, मतलब कोई गैस है, क्यों, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें कोई चोट वोट लग गई या हमारे कोई प्रॉब्लम है सांस लेने में, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो इस गैस का उपयोग से हमारी सांस लेवाई जाएगी, जिससे हम बचे रहेंगे। मेडिसिनल गैस का उपयोग मेडिसिनल पर्पज के साथ साथ प्रयोगशाला में भी किया जाता है, बड़े सारे जो प्रयोगशाला होते हैं उसमें भी किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन गैस हमारे सिलेबस, ऑक्सीजन हमारे सिलेबस में, नाइट्रोजन हमारे सिलेबस में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अभी किसी एक को आप अच्छे तरह से डिफाइन कर दिए, आपका 3 नंबर बन जाएगा। देखिए हम ऑक्सीजन को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है आपका, O2 होता है, इसका द्रव्यमान 32 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, प्रिपरेशन देखा जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का को पहले MnO2 की उपस्थिति में गर्म करते जो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, मतलब H2O2 लेते हैं, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन निकलता, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसका जो रंग होता है रंगहीन होता, गंध गंधहीन होता, टेस्ट में कोई टेस्ट नहीं होता। अब हवा का कोई टेस्ट थोड़ी ना होता, देख ही नहीं पाते हो, वो कलरलेस होता, ऑर्डरलेस होता। ठीक है, सॉल्बिलिटी देखा जाए तो जल तथा वाटर में, एल्कोहल में आराम से घुल जाते हैं। जल में नहीं घुलेगा तो जितनी भी मछलियाँ रहें कैसे सांस ले पाएंगे, तो जल में ये क्या होते हैं बाबू, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए। ठीक है, तो ये मोस्टली गैस के फॉर्म में आता है, तुम कभी टैबलेट के फॉर्म में इसे नहीं देखोगे। ठीक है, ये केवल गैस के फॉर्म में आता है, अभी सिलेंडर में भर के आते हैं। अब इसका कोई कहेगा ब्रांड नेम नहीं, यह हर जैसे आप अपने एरिया में देखेंगे ना, तो छोटे से लोकल कोई खोल के, ठीक है, वो थोड़ा सा पास उस करवाना पड़ता है। ठीक है, पास करवा के अप्रूवल लेके अपना गैस, ठीक है, सिलेंडर में भेज के अलग अलग जगह पहुँचाते हैं। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन, एयर टाइट सिलेंडर में रखें, मतलब कभी भी गैस को रखें एयर टाइट सिलेंडर में रखें। सूर्य के प्रकाश तथा मॉइस्चर से आपको दूर रखना, रूम टेम्परेचर पे ही आपको रखना है। यूजेज की बात की जाए तो हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया के उपचार में किया जाता है, एनेस्थीसिया में किया जाता है, अस्थमा किया जाता है। कोई पर्सन क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की जहर ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर के रूप में ले लिया है, तो उनको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मेडिसिनल गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल और डिफाइन कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती है आपके सामने दिया है, नाम से ही पता है एंटीवायरल, ऐसी दवाइयाँ जो वायरस के उपचार में प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। तो लिखा है ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग वायरस के ट्रीटमेंट में प्रयोग किए जाने में की जाती है उसी को एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं।
वायरस एक नॉन लिविंग तथा लिविंग के बीच की कड़ी होती है। कहने का मतलब ये तो न तो लिविंग है न तो नॉन लिविंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते ऐसे हम क्या कर दें, कोई वायरस रख दे तो हजारों दूसरों करोड़ों साल तक ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा। ये हमारे कॉन्टेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कोरोना था, कोरोना यहाँ पर पड़ा रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, हमारे शरीर के अंदर जाते ही एक्टिवेट होकर अपने आप को बहुत तगड़ा काम करेगा। ठीक, वायरस के भी यानी वायरस के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मारने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। वायरस को ग्रो करने के लिए क्या होस्ट चाहिए, होस्ट मतलब कोई ना कोई आदमी चाहिए। बताओ तुम, यहाँ पर हम वायरस ऐसे रखें तो ये ग्रो नहीं करेगा। अब होस्ट चाहिए मतलब हमारे शरीर में जब जाएगा तो शरीर हमारे उसके लिए क्या होस्ट है, तो शरीर में जब जाएगा तो अपना काम तेजी से करेगा। तो वायरस को ग्रो करने के लिए क्या कर देते हैं, होस्ट चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। तो ये एंटीवायरल ड्रग्स हो गई आपके सामने। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसे 3 में क्लासिफिकेशन किया गया है। एंटी हर्पिस वायरस एग्जाम्पल, एंटी रिट्रोवायरस एग्जाम्पल, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है। तो एंटी हर्पिस वायरस में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसेक्लोवीर इसका एग्जाम्पल आ जाता है, फोम्सिक्लोवीर इसका एग्जाम्पल आ जाता है। एंटी रिट्रोवायरस मतलब ये रिट्रोवायरस के अगेंस्ट वर्क करेगा, ये हर्पिस वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगा। इसमें तुम्हारे पास जीडोविडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डेलाविरिडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या होगा, रिबाविरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लेमिविडिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, एंटी यानी एग्जाम्पल ऑफ एंटी वायरल एजेंट इन सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में देखा जाए तो कौन कौन से हैं, एसाइक्लोवीर हो जाएंगे और रिबाविरिन हो जाएगा, रेमसिविर हो जाएगा। ये तीनों ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। लिख रखा फैविपिराविर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एमेंटाडीन HCl हो जाएगा। लिख रखा आइडोज्यूरिडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो आप एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। यदि एंटीवायरल ड्रग्स आएगा तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ से बता देंगे, ठीक, यहाँ से ये बता देंगे और ये आपके सामने ये बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे पूछा है हमसे 23 नंबर, क्लोनाजोपाम के बारे में बताना। क्लोनाजोपाम क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब क्लोनाजोपाम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे ना तो क्लोनाजोपाम यदि देखा जाए तो ठीक है, कहाँ चला गया, क्लोनाजोपाम यहाँ था। ठीक है, क्लोनाजोपाम देखा जाए तो एक एंटी काउंसुलेंट ड्रग्स होती है। ठीक, अब ये कहाँ कैसे प्रयोग की जाती है इसको पीडीएफ में हम थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, किसके रूप में आता है, किस नाम से मार्केट में आता है, ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रीसीजन, यानी एक्यूरेसी क्या होती है, प्रीसीजन क्या होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सामने दिख रखा है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये गुरुदेव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। एक्यूरेसी क्या होती है, कहते हैं यार टिकरी मारला तू तब मर दे, एक्यूरेट मार देला हो। ठीक है, वही एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन क्या होती है, उससे अगल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले एक्यूरेसी समझिए क्या होता है। एक्यूरेसी वास्तविक मान के बहुत करीब या सबसे करीब राशि का परिमाण होता है। ठीक, एक्यूरेसी हमेशा ट्रू वैल्यू के नज़दीक होना चाहिए। एक्यूरेसी आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी हमेशा एक्सेप्टेबल वैल्यू के नज़दीक होना चाहिए। अब ये तीनों पढ़े हैं, जैसे मान लेते हैं आप मार्केट वार्केट में मेला वाला में गए हुए तो ये वाला होता। तो अब देखिए इस पर जो तीर मारे हैं एक्चुअल में मिडिल में लगा हुआ है या मिडिल के इर्द गिर्द लगा हुआ है। ठीक है, इर्द गिर्द लगा, लगभग इसके समीप है, इसके यानी ट्रू वैल्यू के क्या होना चाहिए, समीप होना चाहिए, तो उसी को क्या बोला जाएगा, एक्यूरेसी वैल्यू बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते जी का माना 9th में पढ़े होंगे, 9th या 10th में, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ग्रेविटी जो हमें धरती खींचती है। अब देखा जाए तो 9.8 जो है 9.7 रहे तब वो लगभग इसके नज़दीक है, 9.9 रहे तब भी लगभग इसके नज़दीक है। तो ये सब तुम्हारे पास क्या रहेंगे, एक्चुअल में ट्रू वैल्यू रहेंगे। ठीक है, देखिए ये तुम्हारे पास क्या रहेगी, ट्रू वैल्यू ये है, इसके अगल बगल होती है। पूरे बिला को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी लगभग सही ऐसे बोलते हैं, तो उसी को एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी वैल्यू बोला जाता है। अब प्रिसीजन तुम्हारे पास क्या होता है, क्या लिख दिया, प्रिसीजन के बारे में आते हैं। प्रिसीजन किसी प्रयोग को बार बार दोहराने से प्राप्त नज़दीकी जो वैल्यू होती है, ये आपस में नज़दीक होती है, इसको इसे क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोला जाता है। जैसे ये इसके पास भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती, कहीं भी हो सकती, बस आपस में नज़दीक होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो प्रिसीजन वैल्यू आपस में नज़दीक होते, ये जरूर पॉइंट आप लिखिएगा, आपस में क्या होती है, नज़दीक होती है। देखिए ये तीनों हमने सटीक मारा, तीनों आपस में नज़दीक है, बट इस ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। देखा जाए ट्रू वैल्यू ये है या एक्चुअल वैल्यू ये है, तो इससे तुम्हारे पास बहुत दूर है, बट आपस में ये देखा जाए तुम्हारे पास, देखिए आपस में ये आप दूसरे से नज़दीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। यह ट्रू वैल्यू से दूर तथा पास भी हो सकता। अब ये तीनों मान लेते हैं यहीं पर धड़ धड़ यहीं पर लगे, तीनों गोली यहीं पर लगे, तब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, आपस में क्लोज हो जाएगी, तब प्रिसीजन मान सकते हैं। तो ये एक्यूरेट की वैल्यू के पास भी हो सकता है अथवा दूर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, इसी को प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, टोटल और टोटल 24 यानी क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, और ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, वो सब ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ जितना भी 60 MCQ बताएंगे वो 2023 का पेपर सोल्यूशन का रहेगा। ठीक, और ये आपके सामने इधर जो MCQ हम बताएंगे, ठीक है, इधर जो MCQ बताएंगे, कहाँ चला गया जी, इधर जो MCQ बताएंगे ये भी आपके सामने देखा जाए। ठीक है, ये भी आपका 2022 का पेपर है। ठीक, और उसके बाद हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये किसका पेपर है जी, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, ये हमारे फार्माकोलॉजी इधर हटाओ। ये जो तुम्हारे पास है पेपर, ठीक है, ये देखिए 2024 का, तो 3 साल के पेपर का जितना भी MCQ आपके सामने हम पुटअप करते हैं, तो पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले 2024 का, सॉरी 2023 का करते हैं, तो पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। यदि आपको आता है तो भैया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, धड़धड़ा ले, कोई टेंशन नहीं है। और जितने लोग हैं इस समय देखिए, आप देखिएगा नहीं, धड़धड़ा के लिखते रहिएगा तो आप ही के लिए सूटेबल रहेगा, और हमें भी मज़ा आएगा कि भाई हाँ कि पढ़ रहे हैं। चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो पीट देते हैं इसको। पीटने का मतलब ये नहीं कि दिक्कत कर देंगे, नहीं, पीटने का मतलब इसको कितने लोग ऐसे हमारे भाई हैं जो इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, इजीली बता सकते हैं। ठीक, ये 2023 का पेपर है, इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ से क्या लिख रखा है जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, मतलब ऐसी कौन सी गैस होती है जो लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, पेंसिल लाते हैं भाई, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा पेंसिल है, इससे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसका तुम्हारे पास लाफिंग गैस ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में, विच ऑफ द ड्रग्स इज एंटासिड, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो एंटासिड के अंतर्गत आती हैं। सोडियम तुम्हारे पास दिया बाइकार्बोनेट, दूसरा जिंक ऑक्साइड, ये तुम्हारे पास नहीं पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट था, फेरस तुम्हारे पास देखा हीमेटेनिक्स एजेंट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके सामने। एजा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि आप एच विडमैन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो हेट्रोएटम में जब बताए गए थे 3 होते हैं, तो एजा किसके लिए प्रयोग किया जाता था, एजा हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन कहीं दिया, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, टिक हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटीज यानी ड्रग्स, मतलब इसमें से कौन सी है जो डायबिटीज में प्रयोग की जाती है, डायबिटीज को सही के लिए। इथ्रोमाइसिन ये एंटी बैक्टीरियल है, एसाइक्लोविर यानी एसाइक्लोविर देखा जाता है, ये एंटीवायरल है। रिफाम्पासिन देखा जाए तो ये भी नहीं प्रयोग किया जाता, रिफाम्पासिन टीबी वगैरह प्रयोग किया जाता है। तो ये मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल, मेटफॉर्मिन 500 के नाम से मार्केट में आता है, तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, क्लोरोक्यूनिन फास्फेट यूज ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, मतलब क्लोरोक्यूनिन फास्फेट किसके ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोक्यूनिन एंटी माइक्रोबियल, अभी आप ड्रग्स देखे ना, एंटी माइक्रोबियल जब ड्रग्स देखे थे, ठीक है, सॉरी एंटी माइक्रोबियल नहीं, मलेरिया पूछ रहे हैं गुरुदेव, मलेरिया एंटी मलेरिया ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं क्या है, हाइपरटेंशन, थायराइड, लेप्रेसी और मलेरिया, तो मलेरिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी मेथोड्रेक्स यानी मेथोट्रैक्जेट हो जाएगा, फ्लुकनाजोल हो जाएगा। फ्लुकनाजोल देखा जाए तो तुम्हारे पास किस में प्रयोग किया, एंटी फंगल में। गिल्मीप्राइड आपको डायबिटीज में। निफाडीन, निफाडीन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द एनेस्थेटिक, मतलब इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो एनेस्थेसिया का प्रयोग की जाती है। थोड़िया यानी थियोपेंटाल सोडियम, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका टिक मार देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आता है भैया, नेक्स्ट में क्या पूछा है, अब कमेंट बॉक्स में आप लिखना शुरू कर दिए। देखिए भाई, लिखा गर्जेट ऑपरेटर यूज ट्रीटमेंट, मतलब गर्जेट ऑपरेटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक में प्रयोग किया जाता है।
जो आपके सामने दिया गया है। अब भैया इसको हम तो नहीं बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अभी बोले फर्स्ट टाइम पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, किसने 1928 में की थी, किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए। किससे हम बता देते हैं, नोटाटम फैनी, देखो नोटाटम पेंसिलिनियम नोटाटम नाम फंजाई थी, उसी से प्राप्त की। किस वैज्ञानिक ने की थी, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखाइए। फुल नेम ऑफ आईपीसी, ये लुल्ल वाला क्वेश्चन कक्षा 10 का पूछा हुआ है, ठीक, कक्षा 10 नंबर में पूछा हुआ आईपीसी का फुल नेम। 2 क्वेश्चन देखे कितने लोग हमारे बंदे हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, और जितने लोग हैं तो हम जानते हैं लिखवा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। 2-4 लड़के ऐसे रहते हैं जो एक्टिवेट रहते हैं, और जितने भी देख रहे हैं ना सब ऐसे देख रहे हैं, अच्छा चल रहा, मतलब कुछ ना तो आंसर देना ना कुछ, मतलब चल रहा है, ज़िंदगी किस तरह से चल रही है उस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं भाई, एक्टिवेशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, एक्टिवेशन रहेगा तभी तो काम कर पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कोट्रमक्सा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कोट्रमक्सा किस किस का ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होती है, टोटल 2 दवाइयाँ होती है इसमें। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, ट्राईमेथाप्रीन होता है, तुम्हारे पास क्या होता है, मेथा, ठीक है, मेथाप्राइम होता है, ठीक है, एक ड्रग्स ये हो गई। दूसरी इसी की ड्रग्स होती है तुम्हारे पास क्या हो जाती है, सल्फा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फा मैक्साजोल होता है, क्या होता है, मैक्सा यक्स है यो जोल होता है, जो आपके सामने हमने लिख दिया यहाँ से। नेक्स्ट में नियोस्टिग्मिन ट्रीटमेंट, नियोस्टिग्मिन किसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नियोस्टिग्मिन कहीं मसल तुम्हारे पास दिक्कत होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो यानी मिस्थीनिया ग्रेविस में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मिस्थीनिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मिस्थीनिया, ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविनिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेविनिस हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविनिस है, ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविनिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेगाल्ड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मेगाल्ड्रेट किन किन दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें मैग्नीशियम होता प्लस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा, EDTA का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा, ये तो भाई आसान है। EDTA मतलब क्या होता है, इथाइल डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पर हम छोटा भाई नहीं लिख सकते हैं, बट हम बोल दे रहे हैं, E से इथाइल हो जाएगा, D से तुम्हारे पास डाईएमीन हो जाएगा, T से टेट्रा हो जाएगा, A से एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में तुम्हारे पास क्या कर देना, कोई एक दवा का एग्जाम्पल बताना है, तो नियोस्टेट बता देना है, ठीक है, यानी नियोस्टिग्मिन लिख देते हैं, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग कर लेते हैं, कोई एक ड्रग्स का नाम बता देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नियो, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है, यूज टू द कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन, अब यहाँ से भैया आप बताइए कॉम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन में किस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, डिफाइन, यानी व्हाट आर हिमेटेनिस, हिमेटेनिस गुरुदेव क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। हिमेटेनिस ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे पास आयरन की कमी को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डिफिनेशन लिख देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट किसे कहते हैं, 2 तरह का होता है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट एक पैरासिम्पैथोमिमेटिक, बट हमें सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मतलब जब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है तो कौन सा तुम्हारे पास क्या कर दी जाती है, ठीक है, अच्छा रोल बताना है, तो रोल क्या कर देते हैं, इंड प्रोडक्ट जो है लिमिट टेस्ट का उसको एसिडिक है कि एसिडिक है कि बेसिक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। लिमिट टेस्ट में तुम्हारे पास नेशनल सिलेंडर का यूज कहाँ पर किया जाता है, हमारे पास लिमिट टेस्ट में करते हैं, क्या कर देते हैं, लिमिट टेस्ट में करते हैं नेशनल सिलेंडर का प्रयोग। तो इस तरह से देखा जाए तो 20 MCQ हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, इसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अब 2022 का क्वेश्चन लाते हैं हम आपके सामने यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करें जिससे हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर कहाँ फेंक दिए यार भाई, ये बड़ा काम का है, ठीक है, पेंसिल समय से नहीं मिल रहा तो ये काम कर गया, अच्छा बढ़िया है, ठीक है। कितना टाइम हो रहा, ओ भाई 12 बजे रात से हो गया जी। ए केमिकल डेट चेंज इन कलर, ठीक है, इन एसिडिक इन बेसिक मीडियम, ठीक है, डूरिंग द टाइट्रेशन इज कॉल्ड, मतलब जो हमारे पास कलर चेंज करते हैं, अभी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में देखें उसे इंडिकेटर बोलते हैं, तो कहीं दे रखा है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर पे टिक मार देंगे। विच आर द फॉलोइंग एंटासिड, अब देखो भाई वही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया था, ठीक, इसमें से कौन सा ऐसा है जो है, यानी तुम्हारे पास एंटासिड के तौर पर प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पर देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, धोने होने के घाव। फेरस फ्यूमरेट देखा जाए तो किसका उपयोग किया जाता है, हिमेटेनिक्स एजेंट में। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देखा जाए तो किसमें प्रयोग किया जाता है, एज
एंटासिड में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट आप ये एंटीमाइक्रोबियल ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आता है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? हमारे सिलेबस में देखेंगे तो पढ़े होंगे, एक आप पढ़े होंगे एल्केन होता है, दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे पलट देते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। यदि देखा जाए तो एल्किन, एल्किन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n और तुम्हारे पास क्या होता है? प्लस में 2 होता है। यहाँ पर क्या कर दीजिए? -2 कर दीजिएगा। ठीक है, CnH2, ठीक है, H2n हो जाएगा, बस काम खत्म ये। अब यहाँ से Cn हो जाएगा H2n और माइनस में 2 हो जाएगा आपके सामने। तो हमसे पूछा एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2, H कहीं दिया है? कहीं दिया है कि नहीं जी? ये वाला फार्मूला कहीं दिया है? CnH2 + 2, यहाँ ये वाला तो दिया है, इस पे टिक मार देना आराम से यहाँ से। फेरस फ्यूमरेट इज यूज टू ट्रीटमेंट। अब फेरस फ्यूमरेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हिमेटेनिस है, एनीमिया के ट्रीटमेंट में, तो एनीमिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोएटम? अभी बोले हेट्रोएटम क्या होता है? ऐसे एटम जो कार्बन के बीच में कोई अन्य चीज़ आ जाता है। ठीक, तो हेट्रोएटम किसको बोला जाता है? हेट्रोएटम में तुम्हारे पास क्या क्या एग्जाम्पल बोले हैं, अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना भाई। ठीक है, 5th नंबर पर। ठीक, अभी हम क्या क्या बोले हैं? एक ऑक्सीजन होना चाहिए, एक नाइट्रोजन होना चाहिए, सल्फर, तो सल्फर है? नो। नाइट्रोजन? नो। ऑक्सीजन? नो। नाइट्रोजन तो है जी, नाइट्रोजन पे टिक मार देना। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट मतलब इसमें से कौन सी दवाइयाँ हैं जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे प्रयोग की जाती हैं? पहला तुम्हारे पास, ठीक है, मेथो, ठीक है, मेथोट्रैक्सेट, यही तो है जी। ठीक है, इसको टिक मार देना। आगे क्या दे रखा? क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट, ये तुम्हारे पास मलेरिया के। एस्पोरोलैक्टोन हो जाएगा, इपिनेफ्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। कल्पाल इज ब्रांड नेम ऑफ है। ठीक है, कल्पाल किसका ब्रांड नेम है? तो पैरासीटामॉल का कल्पाल होता है। डोलो रहेगा तब भी टिक मार देना इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है जी? ठीक है, कह दिया है 5,5 डाईफिनाइल, ठीक है, डाईफिनाइल इमिडाजोलाड यानी जोलोलिडीन 2,4 डाईओन किसका ये केमिकल किसका आईयूपीएसी नेम है? ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास फेंटोइन का तुम्हारे पास है, फेंटोइन कहीं दिया है? एटिनॉल और फेंटॉल, ये तुम्हारे पास टिक मार देना। इसीलिए तुम्हारे पास बोलते थे थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नेम याद रखना पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स यूज टू द सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन सल्फोन्यूल यूरिया क्लासिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन का ना तो गिल्मी, ठीक है, यहाँ पर क्या ग्लीबेनक्लेमाइड कहीं दिया है? गिल्मीप्राइड नहीं, ग्लिपेन, ठीक है, ग्लीबेनाक्लेमाइड, ये तुम्हारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ग्रेसिफेल्विन, ग्रेसिफेल्विन तुम्हारे पास इज, ग्रेसिफेल्विन देखा जाए तो तुम्हारे पास है एक तरह का एंटी फंगल ड्रग्स है, कहीं दिया हुआ एनेस्थेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, लैक्सेटिव, ये तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इसका केमिकल किसका है तुम्हारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट दिया ना, तो सोडियम का N हो जाएगा, बाई के लिए क्या करेंगे? H का प्रयोग करेंगे, कार्बोनेट के लिए C का प्रयोग करेंगे। ठीक, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन है, जिसको लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अभी आप देखें उस पेपर में थी, इसे लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। लिख रखा काल्मपोस वैलीमीज ब्रांड नेम, ये किसका ब्रांड नेम है? ठीक है, ये देखा जाए तो डाइजापाम का, तुम्हारे पास क्या लिख देंगे यहाँ से? ठीक है, डाइजा, ठीक है, डाइजापाम का प्रयोग हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में क्लोरोफेनिकॉल इज ए ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट, क्लोरोफेनिकॉल का प्रयोग किया जाता है। आई अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप ऐसे बने रहिएगा। हमारे पास टैबलेट है जो आँख में वो नहीं ड्रॉप डाला जाता है क्लोरोफेनिकॉल का, वो हमारे पास है। ठीक, आप ये वाला सिस्टम देखे होंगे, ये वाला जरूर देखे होंगे। तो ये जो तुम्हारे पास होता है एक्चुअल में क्लोरोफेनिकॉल होता है। देखिए साफ यदि दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा क्लोरोफेनिकॉल आई एंटमेंट 1/1 वेट होता है। तो ये देखा जाए तुम्हारे पास ऐसे खोल के ना, जो पहले ड्रॉप ड्रॉप में आता तो पहले देते थे, अब ये इसके प्रूफ में आता, कट करके किसी को दे दिया जाता, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब
कहाँ गई पेंसिल हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज टू एंटीडॉट इज इन डैश 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 पॉइजनिंग। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा जाए, ठीक है, किसी पर्सन को साइनाइड की, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, साइनाइड रखेंगे। एक और होता हमको याद नहीं है, ठीक है। देखो साइनाइड के ट्रीटमेंट में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक ट्रीटमेंट यहाँ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। थियोपेंटाल सोडियम हैज़, थियोपेंटाल सोडियम का तुम्हारे पास ऑर्डर विथ टेस्ट, ये तो भाई ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। वो साइट है जहाँ पर, ठीक है, बीटीयू बोर्ड का सारा पेपर उपलब्ध होता है, ठीक। नेक्स्ट में थियोपेंटाल सोडियम, थियोपेंटाल सोडियम तुम्हारे पास कैसा ऑर्डर होता है, जैसे हमारे पास प्याज उगाज नहीं सड़ती उसकी, तो तुम्हारे पास लिखेंगे हमारे पास रोटिंग ऑफ ओनियन, यानी जो ओनियन हमारे पास रोटिंग होता है उसे सड़ता है, रोटिंग ऑफ ओनियन हो जाएगा। पीलोकार्पिन इज यूज टू ट्रीटमेंट, अब पीलोकार्पिन देखा जाए तो ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोमा एक आंख वाली डिजीज होती है, ग्लाइकोमा ट्रीट कर देंगे, ठीक है। इम्फोटेरिसिन बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन, किसके लिए, तुम्हारे पास किसी पर्सन को एंटी फंगल हो गया तो बहुत तगड़ा काम करता है, ये एंटी फंगल ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने एंटी फंगल ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है। अब भैया तो उसको तो हम बताएंगे नहीं भाई, ठीक है। ग्लीबेनक्लेमाइड प्रोसेस ए, ठीक है, ये तुम्हारे पास कैसा होता है, ग्रुप ऑफ द केमिकल, इसमें यदि देखा जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ये तुम्हारे पास अभी ऊपर देखे हैं सल्फा ग्रुप का था ना, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फा, ठीक है, सल्फा न्यूल, ठीक है, यूरिएन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरिएज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप टिक कर देंगे यहाँ से, ठीक है, यूरिएज हो जाएगा आपके सामने, ठीक। या फुल नेम ऑफ ईडीटी, अब इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए फुल नेम ऑफ ईडीटी के बारे में, ठीक है, ईडीटी का फुल नेम। तो ये 2022 का पेपर हो गया आपके सामने, 2023 का पेपर लाते हैं आपके सामने, इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, ठीक है, यहाँ पर जितने लोग हैं एक भी लोग कमेंट भी एक भी % नहीं कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। 2024 का कह दिया है, ठीक है, इसमें तो टिक लगा है जी। एंटासिड आर द नॉट रिकमेंड द लॉन्ग टर्म, मतलब कौन सा ऐसा है जो लंबे समय तक रिकमेंड नहीं किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड कर सकते हैं क्योंकि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी कर सकते हैं, बट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं कर, क्योंकि मेटेलिक नेचर हमारे शरीर के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, तो इस पर टिक मार देना है। रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट यूज टू द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, कौन सा यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट प्रयोग किया जाता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग एटम, मतलब तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होता तो कार्बन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भर भर के होता है, इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। पेंसिलिन डिस्कवर्ड बाई, अब यही भैया आंसर लिख के जाइए भैया, वो लेके आओ, इसको भी हम नहीं बताएंगे भाई ठीक है। तो पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग साइंटिस्ट, पॉल इट्जिस के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या तुम्हारे पास है, ठीक है, लिखा है गारहायड डोमिक के द्वारा, या नन ऑफ दीज किसके द्वारा किया गया था, इसे बताना। ड्रग्स, ठीक है, विच डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस द स्लीपिंग इन, उसे हम हिप्नोटॉक्स बोलते हैं, हिप्नोटॉक्स या सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देखे तो वो बता देना। यानी बीटाडीन, बीटाडीन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक एंटी माइक्रोबियल है, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ठीक है, माइक्रोबियल एजेंट होता है जो उसके ग्रो करने के रोकता है। सोडियम जिंक कार्बोनेट, ये केमिकल नेम किसका होता है तुम्हारे पास, इसका आप लिख दीजिए जिंक, और यहाँ से क्या लिख देंगे, कार्बो, ठीक है, ये तुम्हारे पास नेट लिख देंगे, जिंक कार्बोनेट आपके सामने हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट यूज, सिल्वर नाइट्रेट देखा जाए तो तुम्हारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे प्रयोग करते थे, तो एंटी माइक्रो, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख देना, माइक्रोबियल एजेंट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा या आल्सो नोन है, वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, तो हमारे पास लिख देंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, उसमें 10 वाटर भी होता है, ठीक है, 10 हाइड्रेट भी होता है, पूरा नाम लिखेंगे तो। सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पर, अपने यहाँ गाजियाबाद में है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गाजियाबाद में है, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, FeSO4 होता है। रोल ऑफ द इंडिकेटर इन रिएक्शन, मतलब क्या होता है, फाइंड द इंड प्रोडक्ट, इंड प्रोडक्ट को, इंड पॉइंट या इंड प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी इंड पॉइंट कब आया हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। KMNO, ठीक है, कलर कैसा होता है, KMNO का कलर तुम्हारे पास कैसा होता है, पर्पल होता है।
एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीटमेंट, यानी एंटी नियोप्लास्टिक किस में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स आर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द आर्गेनोफॉस्फेट, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो आर्गेनोफॉस्फेट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एट्रोपिन का प्रयोग करते हैं, क्या कर देते हैं, एट्रोपिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिखा कलर ऑफ द अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के एक्चुअल में कलर कैसा होता है, एक्चुअल में वाइट कलर का होता है, ठीक, फ्यूम के फॉर्म में निकलती है। मेनली फाउंड इन सीवीड, सीवीड में देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, आयोडीन होता है, जो नदियों के किनारे होता है उनको घेगा रोग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा, नेम ऑफ द गैस ऑफ द फ्यूमिगेशन, कौन सी ऐसी गैस जो फ्यूमिगेशन में प्रयोग की जाती है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, आप 2 लिख देना काम हो जाएगा। धतूरा के पॉइजनिंग में किसका, ठीक है, किसका यानी एंटीडोट में प्रयोग किया जाता है, यानी फियोस्टिग्मिन किया जाता है, फाइसोस्टिग्मिन किया जाता है, फाइसोस्टिग्मिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा यूज ऑफ द प्रोपनोलॉल, प्रोपनोलॉल का यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपर टेंशन में प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेंशन में प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेंशन में किसी पर्सन को हाई ब्लड बीपी हो गया तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है, अन्य अन्य चीज़ों में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 60 MCQ आपके सामने कर लिया है और टोटल एटलीस्ट 2 घंटा हो चुका है, ठीक है। और आदा करते भाई, ये जितने लोग आप शुरू से अंत तक शुरू से ले अंत तक जुड़े रहे होंगे उनको मोस्ट ऑफ द ज़रूर से फ़ायदा हुआ होगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आप इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहाँ से आप कांटेक्ट करके कभी भी आप रिसीव कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।